Anuj, we can start taking some queries in the beginning, like how do they manage their database right now, and what are the issues they are facing right now. गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जो हम आज करने वाले हैं ना वो है डेटाबेस। एक्चुअली हम लोग ना काफ़ी टाइम से इम्प्लीमेंटेशन देख रहे थे, तो काफ़ी क्लाइंट्स उन्होंने ना अभी स्टार्ट ही नहीं करा इम्प्लीमेंटेशन और ऑटोमेशन वगैरह कुछ भी। तो हम लोगों ने सोचा कि आज का जो सेशन है ना ये हम रखते हैं डेटाबेस के ऊपर। बिकॉज क्या है, अगर आपका डेटाबेस जो बिगनिंग होती है ना किसी भी ऑटोमेशन की, अगर वही सेट नहीं होगा ना, तो आप जब आगे काम करेंगे ना तो आपको एरर्स आते रहेंगे। क्योंकि हम लोग कुछ क्लाइंट से इंटरेक्ट हम लोगों ने किया, मैंने, सिद्धार्थ सर ने, संजीव सर, हम पर्सनली कर रहे थे इम्प्लीमेंटेशन। तो हमें पता चला कि काफ़ी लोगों का ना डेटा बेस ही नहीं बना हुआ। किसी का एम्प्लॉय डेटाबेस नहीं है, किसी का कस्टमर डेटाबेस नहीं है, वेंडर का डेटाबेस नहीं है। तो जो भी रिक्वायर्ड डेटाबेसेस होते हैं ना वो किसी के पास है नहीं ठीक से, जिसकी बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आप में से कोई है जिसने अपना डेटाबेस बना रखा हो? ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाया। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे या कुछ भी आप अपने प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो सबसे पहले आपके पास ना आपका डेटाबेस होना चाहिए। अगर आप एचआर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपके पास आपका पूरा एम्प्लॉय का डेटाबेस होना चाहिए। अगर आप कस्टमर मैनेज कर रहे हैं, कस्टमर बेसिस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे मार्केटिंग पर्पस के लिए, लीड नर्चरिंग वगैरह के लिए, तो आपके पास आपके कस्टमर्स का डेटाबेस होना चाहिए। क्योंकि जो भी काम होगा वो डेटा के बेस पे होगा। तो डेटाबेस किस तरीके से मैनेज करना है, तो हम लोगों ने ना कुछ सैंपल्स तैयार करे हैं 4-5, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक मिनट अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ना सैंपल के लिए ना कुछ शीट्स बनाई है। जैसे वेंडर डेटा हो गया, आपका प्रोडक्ट डेटाबेस हो गया, एम्प्लॉय डेटाबेस हो गया। तो मैं आपको सबसे पहले एम्प्लॉय डेटाबेस दिखाता हूँ। देखिए आपके पास ना आपका एम्प्लॉय का सारा डेटा होना चाहिए। जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं, पहले कर रहे थे छोड़ गए, तो सारा का सारा डेटाबेस आपके पास होना चाहिए। किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या करा है, एम्प्लॉय का कोड, उनका नेम, मेल आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, स्टेटस है कि एक्टिव है इनएक्टिव है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, बैंक अकाउंट क्या है उसका, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, यूएएन, पीएफ। तो जो भी डिटेल्स होती हैं एम्प्लॉय की जो हमें चाहिए होती हैं, वो सारी की सारी क्या करनी है, हमें डेटाबेस पे बनाना है, जिससे कि आपका एम्प्लॉय का पूरा डेटाबेस मैनेज होगा। तो जब हम लोग इम्प्लीमेंट करवा रहे थे ना, तो कई लोगों के पास उनके पास था तो सही डेटाबेस, बट वो क्या था, प्रॉपर तरीके से नहीं था, जिसको आप लोगों ने सुना होगा फ्लैट फाइल वो बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। बेसिकली क्या होता है, जो आपका डेटाबेस होता है ना वो एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये राज शर्मा है और फिर सेम डेटा जहाँ पे आप यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आपने पूरा राज कैपिटल लिखा है, शर्मा स्मॉल है। मतलब एक प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर क्यों होना चाहिए, बिकॉज अच्छा जब भी अनुज एक सेकेंड। या हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज का जो स्पेशल सेशन है ये मेरी है, अनुज, सिद्धार्थ इन्होंने डिजाइन किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है डेटाबेस कैसे मैनेज करना है उसमें तकलीफ थी। तो ये स्पेशल सेशन आज ये अनुज और सिद्धार्थ कंडक्ट करेंगे आपके लिए। आई एम श्योर जो इन्होंने मुझे इट विल रियली एड अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो कई लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे सेटअप करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ऑटोमेशन शुरू करें। तो ये सारी चीजें जो है आज आपको ना इन डेप्थ अनुज बताने वाला है, सिस्टमैटिकली कई जगह इम्प्लीमेंट कराया है। तो मैं जरा एक्चुअली बाहर हूँ तो इट विल बी टू नॉइजी, तो मैं अभी म्यूट करता हूँ। आई विल हैंड ओवर टू अनुज एंड सिद्धार्थ। ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सर। तो आपका जो डेटा है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है, सैंपल के लिए जैसे आपको दिखाया गया है कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय जो कोड्स होते हैं वो एकदम यूनिक है, रिपीट नहीं होने चाहिए। बिकॉज जब भी आप डेटाबेस निकालेंगे ना एम्प्लॉय का,
तो आपका मेन होता है एम्प्लॉय कोड। अगर आप एम्प्लॉय कोड डालें तो उनका पूरा का पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। अब जो मैंने आपको यहाँ पे कॉलम्स दिए हैं ना, ये सैंपल कॉलम्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ इतना ही रखना है। अगर आपको कोई और डेटा भी है तो आप कॉलम्स यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप उसमें और डेटा डाल सकते हैं। बट डेटा अनुज जो, अनुज a little slow, थोड़ा स्लो करके। अच्छा ठीक है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो आपको क्या करना है, वो कॉलम्स आप ऐड कर सकते हैं मैंने और एक बात उसके कहा बेसिस पे था, अपना डेटा डाल सकते हैं। सिमिलरली जैसे आपने एम्प्लॉय का पूरा डेटाबेस बना लिया, अब जैसे आप आगे की कोई भी एम्प्लॉय से रिलेटेड शीट इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके पास ना ये सारा का सारा जब डेटाबेस होगा तो क्या होगा कि जब भी आप इससे रिलेटेड डेटा और वहाँ पे इंसर्ट करा दिया तो क्या होगा, आपको ना डेटा को बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे ढूंढने की, सेट करने की। तो ये वन टाइम सेटअप है। इसके लिए क्या करना है कि जो भी डेटाबेस है ना, ये आप लोग नहीं बनाओगे, ये जो भी कंसर्न पर्सन है ना वो बनाएगा। तो उनके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ना डेलीगेशन शीट इंप्लीमेंट करनी है। आप में से कितने लोगों ने डेलीगेशन इंप्लीमेंट कर लिया? आप लोग you can tell us in the chat. हमने डेलीगेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए इसलिए बोला था कि the implementation has to be done by the team and guided by the entrepreneur or the owner of the company. तो आपको टास्क डेलीगेशन शीट पहले इसलिए इम्प्लीमेंट करनी है सो दैट व्हेन यू सेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन आप ऑन द स्पॉट टास्क डेलीगेट करते चले अपनी टीम को। एंड यू कैन लाइक पुट इन द डेडलाइन ऑल्सो, आप डेडलाइन डाल सकते हैं उसके अंदर और उसके अकॉर्डिंगली अपना इम्प्लीमेंटेशन मैप अप कर सकते हैं। जैसे हम डेटाबेस के बारे में बता रहे हैं, डेटाबेस एलोकेशन जैसे एम्प्लॉइज का हमने आपको बताया एम्प्लॉय डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। सो इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट to update the employee database as per any format. This is a sample format we are sharing to you. आप उसे, yes sir, Savi sir will be showing the samples. This is one of the sample sheet only that employee database आपको कैसे करना है। टास्क डेलीगेशन की हम वर्किंग नहीं दिखाएंगे आपको, we will show you that कि वो इम्प्लीमेंट कहाँ होती है, उसका क्या रोल रहता है। वीडियोज है अवेलेबल, टास्क डेलीगेशन जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके पास हैं सारे वीडियो। So we will be putting you the thumb rules key how to start your implementation before implementing any tool. Apart from task delegation, you have to get the database in one area. Like आपका सारा database admin portal के पास होना चाहिए, admin ID के पास होना चाहिए। Yes sir, we will share you the sample data sheet. We will share you in the chat box. Anuj, now you can continue. ओके, सो सबसे पहले ना आप लोगों को मैं एक बार डेलीगेशन दिखा देता हूँ। डेलीगेशन आपको मिल जाएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट पे। आप में से जितने लोगों के पास चेकलिस्ट है, आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, चेकलिस्ट पे जाके शीट कॉपी कर सकते हैं। नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आप जाएंगे itvx.in/tma tree। मैं ये लिंक चैट पे भी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे आपको ना यहीं पे मिलेगा इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट। बेसिकली ये जो लिंक मैंने आपको दिया है ना, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आपको अगर टेक मास्टरी का कोई कंटेंट देखना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। HRMS यहाँ मिल जाएगा आपको, सुपर ये यहाँ मिल जाएगा, DME ट्रेनिंग यहाँ मिल जाएगा। यहीं पे आपको नीचे मिलेगा इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट। आपको इस पे जाना है तो आपको मेक अ कॉपी के लिए ऑप्शन आएगा, आपको इसकी कॉपी बना लेनी है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिए कि आपको कहाँ से क्या क्या करना है। तो आपको itvx.in/tma tree पे जाके वहां से सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, सर वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी ठीक आ रही है सर? सब ब्रेक हो रही है। एक सेकंड।
आपको सर itbx.in जो लिंक अनुज ने शेयर किया है, उस लिंक पे जाके यू हैव टू मेक अ कॉपी ऑफ द टेकमास्टर एडवांस इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट एंड देन यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स इन इट. हम आपको स्टेप वाइज दिखाएंगे वेयर वी स्टार्टेड and why database management is very important in the first place to start any automation after that. ये टेक मास्टरी और टेक मास्टरी एडवांस प्रोग्राम बोथ आर डिफरेंट या सेम कुछ, क्योंकि मेरा इसमें ना ये रिक्वेस्ट एक्सेस आ रहा है. हाँ सर, आपका रिक्वेस्ट एक्सेस आएगा. टेकमास्टरी एडवांस प्रोग्राम इज द एडवांस प्रोग्राम. कंटेंट टेकमास्टरी वाला ही है, आपका सेम ही है, बट वी हैव द टेक्नोमैनाइट टूल्स आल्सो अ पार्ट ऑफ टेकमास्टरी एडवांस प्रोग्राम नाउ. तो ये जो शीट है अभी एक्सेसिबल नहीं होगी मेरे पास? नहीं सर, ये एक्सेसिबल नहीं होगी आपको. ओके, तो अभी ये जो मैं सेशन अभी हम कर रहे हैं ये मेरे लिए यूजफुल है या मुझे अभी लीव कर देना चाहिए? नहीं सर, यूजफुल है, क्योंकि हम डेटाबेस मैनेजमेंट कवर करेंगे, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, वेदर दे आर पार्ट ऑफ प्रोग्राम और नॉट. बिकॉज डेटाबेस एक जगह ना होने पर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको कुछ इंप्लीमेंट करना है तो फिर आप डेटा सर्च करने में बहुत टाइम लगाते हो. प्लस आपकी सारी शीट जितनी भी है, टूल्स होते हैं, कुछ भी होता है, हमारे टूल्स हो चाहे किसी भी टूल्स हो, वो सारे डेटा लिंक्ड होते हैं. तो अगर आपका डेटा इन प्लेस नहीं है तो आप उसे ऑटोमेट कैसे करोगे? तो हम वही चीज़ बता रहे हैं कि हम जैसे आजकल इम्प्लीमेंटेशन कॉल्स ले रहे हैं, तो हमने कुछ फीडबैक मिला है कि काफ़ी सारी कंपनीज का डेटाबेस एट वन प्लेस नहीं होता है. हमारा भी नहीं है. हाँ जी सर, तो वो ये चीज़ हम बताएंगे. बहुत बहुत सिंपल चीज़ें हम जो हम बताने वाले, बहुत सिंपल है, इजी टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो. आपको डेटाबेस किस तरह का डेटाबेस और कहाँ रखना है, उसकी कैसे इंडेक्सिंग करनी है, वो इम्पोर्टेंट. इंडेक्सिंग हो जाएगी तो आप उसको सर्च भी कर पाएंगे टाइम पे और उसे यूटिलाइज भी कर पाएंगे. सिद्धार्थ, ये जो सर, टेक फ्राइडेज हैं इनका क्या हमारे पास वीडियो एक्सेस भी मिलता है हमें बाद में अटेंड करने के? हाँ सर, टेक फ्राइडे के आप सारे वीडियो संजीव सर के यूट्यूब चैनल पे आप एक्सेस कर सकते हैं. मैंने लिंक चैट पे डाल दिया आपको. ओके, थैंक यू. सारे टेक फ्राइडे वीडियोस शाम को 8 बजे अपलोड हो जाते हैं. ओके, ग्रेट. एक बार सेशन हो जाए सर, वी विल टेक अप ऑल योर क्वेरीज. आपकी जैसे भी क्वेरीज होंगी हम टेकअप करेंगे. अनुज, ठीक है. इसके बाद आपने जब ये शीट कॉपी कर ली है, इसके बाद आपको लिंक्स मिलेंगे और इसी लिंक में ना आपको मिलेगा व्हाट्सएप डेलीगेशन शीट. आपको इस शीट की कॉपी करनी है, जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं करी है, और जो लोग कर चुके हैं उन लोगों के पास ऑलरेडी है. जिन के पास एक्सेस दिए हैं, एक बार ये सेशन के बाद ना आप लोग अपनी मेल आईडी सिद्धार्थ सर को मेल कर देना. इवन आई एम अ टेक एलुमनाई मेंबर, एक्सेस नहीं है हमारे पास. सर आप टेक एलुमनाई के पोर्टल में जा सकते हैं, वहाँ पे टास्क डेलीगेशन शीट है, यू कैन मेक अ कॉपी फ्रॉम देयर एज वेल. ओके ओके. सो व्हाट एग्जैक्टली इज ही ट्राइंग टू शो दैट अगर हम कोई भी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, द कंपनी ओनर शुड फर्स्ट इम्प्लीमेंट द टास्क डेलीगेशन शीट. रीजन दैट यू हैव टू delegate tasks to your team in order to get the implementation done on time. Anuj, start. सर सॉरी, मेरा भी एक क्वेश्चन है. मैं घनश्याम मस्करा जी की टीम से बोल रही हूँ, तेजस्विनी. हाँ जी. हाँ सर, घनश्याम सर डेलीगेशन शीट पे वर्क कर रहे थे, तो उनको एक ट्रिगर भी हम लोगों ने किया, लेकिन उसके बाद मैसेज आया कि मतलब दिस ईमेल आईडी इज नॉट ऑथराइज्ड विन फॉर लाइसेंस समथिंग. तो मैंने सुजीत सर से बात की, उनको बोला भी था, तो उन्होंने बोला आप इसको न्यू ब्राउजर में ओपन करो. हमने वो भी करके देखा, लेकिन उसके बाद भी सेम एरर है कि दिस ईमेल आईडी इज नॉट ऑथराइज्ड फॉर दिस. आपने मल्टीपल ईमेल आईडीज लॉगिन की हुई है क्रोम पे या सिंगल आईडी है? नो सिंगल आईडी थी सर, सिंगल आईडी. ठीक है, हम इस सेशन के बाद आपकी क्वेरी टेकअप कर लेंगे. ओके, थैंक यू सर. लेट अस कंटिन्यू विद द सेशन फर्स्ट, पीपल आर वेटिंग. श्योर श्योर. तो ये शीट आपको ना एलुमनाई पे मिल जाएगी. एलुमनाई पे जाना है आपको, टेक एलुमनाई. यहाँ पे इंडेक्स पे जाएंगे आप. यहाँ पे भी अगर आप सर्च करेंगे ना डेलीगेशन, तब भी आपको मिल जाएगा. ये देखिए व्हाट्सएप टास्क डेलीगेशन. यहाँ से भी आप इस शीट की कॉपी कर सकते हैं. ये देखिए लिंक टू कॉपी स्क्रिप्ट. तो यहाँ से भी आप शीट कॉपी कर सकते हैं. अब इस शीट में जो मेन काम आपको करना है ना, जिन लोगों को भी टास्क असाइन करने हैं, आपको क्या करना है, उन सब की मेल आईडीज यहाँ पे अपडेट करनी है, उन सब का मोबाइल नंबर एंड उनका पर्सन वाइज लिंक. इसका पूरा वीडियो ट्यूटोरियल है,
अभी हम लोग शीट को नहीं समझा रहे, अभी हम लोग बेसिक आपको कैसे क्या टास्क देना है, किस तरीके से करना है, अभी हम वो कर रहे हैं। और जो टास्क असाइन करेगा यहाँ पर उनका मेल आईडी आ जाएगा और उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा। बेसिकली डेलीगेटर कौन है और डेलीगेटी कौन है। इतना करने के बाद आपको जाके अपडेट करना है फॉर्म, बिकॉज जो भी यहाँ पे मेल आईडी आप अपडेट करेंगे, फॉर एग्जांपल जब फर्स्ट टाइम किसी भी शीट को रन करते हैं तो ऑथराइजेशन मांगता है। ये आपसे पूछ रहा है आप फॉर्म को अपडेट करना चाहते हैं नहीं, मैंने यस कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको टास्क असाइन करने हैं। तो टास्क असाइन करने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्म पे जाना है, गो टू लाइव फॉर्म, और जो भी आपका कंसर्न पर्सन है, बेसिकली जो भी आपका काम करेगा आपको उनको टास्क असाइन करने से असाइन टास्क यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मैं डेलीगेटर हूँ, किसको असाइन कर रहा हूँ, देखिए मैंने अभी महेश की आई डाली थी वो आ गई। तो फॉर एग्जांपल दिवाकर को दिया। अब आप लोगों को ना टास्क असाइन करने, बेसिकली जो हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं ना कि एम्प्लॉय का डेटाबेस कौन बनाएगा, वेंडर का कौन बनाएगा, कस्टमर का कौन बनाएगा, तो आपको क्या करना है, उनकी मेल आईडी सेलेक्ट करने से मैंने दिवाकर की मेल आईडी सेलेक्ट कर ली, मैंने बोला प्लीज डेटाबेस, और मैंने उनको टाइम दे दिया, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा तो मैंने उनको 4-5 दिन दे दिए बनाने के लिए, और उसके बाद सबमिट कर देना बस। तो अब क्या होगा, उनके पास मेल जाएगा, उनके पास व्हाट्सएप जाएगा कि उनका ये काम है, और वो क्या करेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग उस शीट को अपडेट करेंगे। तो इसी तरीके से आपको जितना भी डेटाबेस बनवाना है, तो जो भी कंसर्न पर्सन है, जैसे एचआर में आपने एचआर के लिए बोल दिया, आपका स्टोर में आपने वेंडर्स के लिए बोल दिया, कस्टमर डेटाबेस के लिए सेल्स वालों को बोल दिया, तो जो भी कंसर्न पर्सन है उन सबको आपको टास्क असाइन करना है ताकि वो सारा का सारा डेटाबेस मैनेज करवा लें। वन टाइम ही होना है, एक बार ये बनना है सारा। तो जैसे आप लोगों ने देखा ये अकाउंट्स की वो एम्प्लॉय का डेटाबेस हम लोगों ने बनाया, मैं इसका ना सैंपल आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ चैट पे। आप सब लोग इसकी कॉपी कर लीजिए शीट की। और जो भी पर्सन आपका एम्प्लॉय डेटाबेस बनाएगा उनके साथ ये शीट शेयर कर दीजिए ताकि वो इसको पूरा अपडेट कर दें। उनको 3 दिन 4 दिन दीजिए ताकि वो सारा का सारा डेटा अपडेट कर दें। बट आपको डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप डेडलाइन नहीं देंगे तो क्या होगा, वो डिले कर देंगे काम को। तो आपको डेडलाइन देनी पड़ेगी कि 3 दिन में करना है, 4 दिन में करना है, ताकि वो इसको सीरियसली लें और इसको अपडेट करें। सिमिलरली जैसे अभी हमने देखा एम्प्लॉय का, सेम आपको कस्टमर डेटाबेस बनाना है। अब कस्टमर डेटाबेस में आपके अलग फील्ड्स हो सकते हैं, जो हमने सैंपल दिया वो एक अलग हो सकता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे हम लोगों ने नेम ले लिया, कंपनी का नेम ले लिया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, स्टेट और जीएसटी। अब हो सकता है आपको जो आपका कस्टमर है वो आपका किसी बिजनेस से रिलेटेड हो या आपका हाउस होल्ड है, तो वो आपकी अलग अलग कैटेगरी आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे इजीली उसको ऐड कर सकते हैं कॉलम्स को, और वो डेटाबेस आपको बनवाना है। I'd like to stop Anuj here. Customer data. So if you keep the data in one place, then आप एक marketing automation भी plan करते हैं कि you'll need to market your product or services to your clients. तो आपके पास एक set database होना चाहिए अपना, so that you can आप import कर सकते हैं data अलग अलग sheets में, because Sanjeev sir and CEO IT Box has a lot many sheets on marketing automation.
तो उसके लिए आपको अपना डेटाबेस पीछे से प्लान करना पड़ता है। देन आपको अपनी सेल्स सीआरएम के अकॉर्डिंग अपने सीआरएम भी एक्टिवेट करना है, तो उसमें भी आपका कस्टमर डेटाबेस रेडी होना चाहिए। अनुज? हाँ जी सर। हाँ, मैं ये वाली शीट का लिंक भी शेयर कर देता हूँ। और जो भी इसके ऊपर काम करेगा, जो भी कंसर्न पर्सन है, आपको क्या करना है, उनके साथ ही शीट शेयर कर देनी है। और सेम जो हमने पहले किया था डेलीगेशन में, ऑन द स्पॉट आपको डेलीगेशन में टास्क असाइन करना है उनको कि एक पर्सन को कस्टमर डेटाबेस कंप्लीट करना है, और उनके साथ शीट भी शेयर कर दो ताकि वो उसको अपडेट कर दें। सेम कोई भी टास्क असाइन करने के लिए आप कुछ भी, मैम आपके अकॉर्डिंग है। जैसे ये तो एक सैंपल दिया है, अब जैसे आपको पैन नंबर चाहिए कस्टमर का या जो भी और डिटेल चाहिए, आप यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं। जैसे तो इस तरीके से क्या है, वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। आप जितने कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं, बट एक बार आपका डेटाबेस पूरा होना चाहिए। एक बार जब आपका फर्स्ट लेवल डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो आप उसको एनहांस कर सकते हैं। जैसे राधा मैम पूछ रही है कि पैन नंबर नहीं डाला है। अब पैन नंबर इज अ पार्ट ऑफ अकाउंट्स डेटाबेस, आपका अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स का पार्ट है, तो आप उसे कस्टमर डेटाबेस में ना करके आप उसे वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल आप उसमें कर सकते हैं, मतलब आपको पहले बेस लेवल अपना डेटाबेस क्रिएट करना होगा टू गेट देम अलाइन टू अ पोजीशन एरिया जहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ पे मेरा इस चीज़ का डेटाबेस है, सो दैट आप अपना एरिया अपना डेटाबेस को अलग अलग जगह पे ना ढूंढो। सिमिलरली आपने प्रोडक्ट का डेटाबेस बनाना है, जो भी आपकी आईएमएस मेंटेन हो रही है, इन्वेंटरी मैनेज हो रही है, या जितने भी आपके एसकेयूज हैं, जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं, उन सब का डेटाबेस आएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने एग्जांपल के लिए ना कुछ प्रोडक्ट लिए हैं, फिर उनकी सब कैटेगरी ली है, देन उनका पार्ट कोड क्या होगा, बॉम क्या है, कुछ लोगों का बॉम नहीं होता, यूनिट क्या है, जीएसटी क्या लगेगा उस पर, एचएसएन कोड क्या होगा। अब हो सकता है आपका एक प्रोडक्ट के लिए 3 सप्लायर है, 4 सप्लायर है, तो यहाँ पे वो सप्लायर आ जाएंगे। और अगर आपको इसमें और भी कुछ डेटा इसके अंदर डालना है तो आप यहाँ पे इजीली कॉलम ऐड करके उसको अपडेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट डेटाबेस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट डेटाबेस आपका काफ़ी सारे प्रोसेसेस और डिपार्टमेंट्स में कंज्यूम होता है, यूटिलाइज होता है। वीओएम सर बिल ऑफ मटेरियल्स होता है। उसके लिए आपको अपना डेटाबेस पहले से क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी इन्वेंट्री इसके थ्रू मैनेज होती है। जो आपका खुद का प्रोडक्ट है उसके एसक्यूज क्या हैं, एंड उसके अलावा आपका परचेज जो आपका प्रोसेस जब ऑटोमेट आप करते हैं तो उसमें भी आपका प्रोडक्ट डेटाबेस का काफ़ी बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसमें डायनामिक्स होते हैं आपके प्रोडक्ट के कि आपके प्रोडक्ट के कितने एसक्यूज हैं। एंड इसके अलावा प्रोडक्ट डेटाबेस आप अगर जैसे आगे इसको हाईलाइट करते हैं अपने क्लाइंट्स को भी कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यू हैव, यू कैन ऑलवेज पुट अप योर डेटाबेस टू देम कि ये हमारे सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और ये इतनी उसमें है, बिकॉज some of the clients are also putting up their database live in front of their clients. This is the amount of quantity we have with us, and this is you can make the direct placement of order from this very database itself. So we will come to onto that कि हम कैसे उसको करवाते हैं। सिमिलरली ये जो डेटाबेस प्रोडक्ट का डेटाबेस जो मैनेज करेंगे, आपको उनको भी टास्क असाइन करना है ताकि वो इसको अपडेट कर दें। टास्क आपको देने हैं, डेलीगेशन यूज करनी है, बिकॉज अगर आप टास्क को डेलीगेट नहीं करेंगे ना तो काम होगा नहीं। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको डेलीगेशन इंप्लीमेंट करनी है, और उसी के बेसिस पे आपको ये जो शीट्स के लिंक दिए हैं ना, ये उनके साथ शेयर करने। जो भी कंसर्न पर्सन है, जो भी इसके ऊपर काम करेंगे, आपको उनको टास्क असाइन करना है और उनके साथ शीट शेयर करनी है कि अब आपका काम है कि आप इसको अपडेट करेंगे। बिकॉज इनिशियल में अगर आपका डेटाबेस पूरा बन जाएगा ना, तो आगे का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, जब आप इम्प्लीमेंट करने जाएंगे ना तो आपका डेटाबेस ही प्रॉपर नहीं बना होगा, तो वो कहीं ना कहीं आप बीच बार बार ना लैक होगा कि ये भी नहीं है डेटा, ये डेटा नहीं है, वो डेटा नहीं है, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जब एक बार ये बन जाएगा तो वो क्या होगा, ऑटोमेशन और इम्प्लीमेंटेशन ईजी हो जाएगी काफ़ी। सिमिलरली
अब जैसे वेंडर का डेटा होता है, तो वेंडर का भी हमने एग्जांपल लिया हुआ है कि वेंडर का नेम क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, उनका मेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर, जीएसटी, वो क्या क्या मटेरियल हमें सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मटेरियल सप्लाई डाल दिया, उनका एड्रेस क्या है। अब हो सकता है कि आपके में और भी डिटेल्स हों जो आप वेंडर की रखते हैं, तो अब वो भी यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम ऐड कर देंगे। उनको बोल देना है, वो कॉलम ऐड करेंगे और उसके नीचे वो डिटेल्स अपडेट करते चले जाएंगे। बट आपको ध्यान ये देना है कि कोई भी डेटाबेस जो बना रहे हैं ना, वो इस तरीके से ना हो कि जैसे यहाँ पे नोएडा आपने एक जगह कैप्स दे दिया, एक जगह स्मॉल दे दिया। बिकॉज जब आप डेटा को फैच करते हैं ना, तो जब भी डेटा फैच करेंगे तो वो फॉर्मूले के थ्रू आता है, तो वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट एक ही रखना है। वो आपका ऐसा ना हो कि एक जगह प्रॉपर चल रहा है, एक जगह अपर, एक जगह लोअर, मतलब सारे कैप्स हैं या सारे स्मॉल है या प्रॉपर है, एक ही फॉर्मेट रखना है उसका। वेंडर डेटाबेस इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री ओनर, आप केस में आपकी जो सर्विसेज आप आउटसोर्स करते हैं, आप उनका भी वेंडर डेटा क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज आपकी भी काफ़ी तरह की सर्विसेज होती है जो आप आउटसोर्स करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, फॉर सोल्यूशनिंग ऑल्सो। तो आप भी वेंडर डेटा क्रिएट कर सकते हैं, एंड इट विल हेल्प यू इन द टूल्स यू इम्प्लीमेंट इन डिफरेंट प्रोसेसेस इन कंपनी। हाँ, और अगर आप ओनली फ्रॉम लिस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक शीट ऐड करके यहाँ पे आपको हेडिंग देनी पड़ेगी, उसके नीचे देना पड़ेगा, ताकि वो ड्रॉप डाउन बनेगा और उसके बेसिस पे अपडेट होगा। वो भी आप कर सकते हैं। मैंने ये वाली शीट का लिंक भी चैट पे दे दिया है। सर, विदाउट मेल आईडी आप ना किसी को टास्क डेलीगेट कर सकते हैं। आप मेल आईडी किसी और की डाल दीजिए, बट उनको अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं ना, तो उनका व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, ताकि उनको क्या हो जाए, उनका टास्क पहुंच जाए, व्हाट्सएप पे चला जाए। आप मोबाइल, जैसे मेल आईडी नहीं है तो आपने a@abc.in, बट उनका मोबाइल नंबर करेक्ट है, तो क्या होगा, मेल नहीं जाएगा बट व्हाट्सएप चला जाएगा। या फिर आप व्हाट्सएप मेल भेजना ही नहीं चाहते तो मेल ऑफ कर दीजिए, व्हाट्सएप रखिए सिंपल। बट उनको टास्क जाना चाहिए। अगर मेल है तो मेल जरूर दीजिए और व्हाट्सएप भी दीजिए। अगर मेल है ही नहीं तो आप व्हाट्सएप रखिए उस केस में। जी मैम। आएगा क्वेश्चन, यस मैम पूछिए, क्वेश्चन क्या है? इन सारी सीट्स का ओनर ना एडमिन रहेंगे, मतलब जो भी मेन है, हेड है, मतलब आप लोग रहेंगे। बिकॉज आपका डेटाबेस बन रहा है, तो उनके साथ एडिट राइट पे शेयर करिए ताकि वो उसको अपडेट कर दें। बट इनके ओनर आप ही रहेंगे, ताकि कल को अगर कोई कम आईडी आपकी बंद हो जाती है, अगर फ्री जीमेल यूज कर रहे हैं आप या जी सूट भी है, तो कोई और उसको एडिट ना करे। अगर डिलीट भी कर दे तो आप उसको इजीली रिकवर कर पाए। तो इसलिए एडमिन ही ओनर होना चाहिए इन सब चीज़ों का। इफ यू हैव 2 जीसूट अकाउंट्स, तो एक जीसूट अकाउंट को आप एडमिन ओनर बनाइए और एडमिन अकाउंट से ही सारा डेटा को सिंक करिए। रीजन बिहाइंड, एक तो आपका डेटा बैकअप रहता है, प्लस इफ यू मेक एनी चेंजेस और एनीबॉडी डिलीट्स, तो डेटा डिलीट नहीं होता है और डेटा सिक्योर रहता है। क्वेश्चन ऑफ मेकिंग अ डेटाबेस के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है डेटा को सिक्योर करना। अगर आपका डेटा सिक्योर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरी चीज़, अगर आप एक ही जगह डेटा रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि अगर उस आईडी में आपको अगर स्टोरेज लेनी है तो सिर्फ एक ही आईडी पे एक्स्ट्रा स्टोरेज आपको लेनी है, आपको मल्टीपल आईडी पे स्टोरेज परचेज करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज़, आपका एडमिन आईडी सिर्फ आप ही के पास रहता है। आप अपने टीम को आप वो शीट्स शेयर कर सकते हैं, टूल शेयर कर सकते हैं एडिट राइट देके, सो दैट दे कैन वर्क इट ऑन इट एंड वो उसको ट्रिगर कर पाए, उसको ऑटोमेशन यूटिलाइज कर पाए। इसके बाद आपको एक बनाना है आपका मास्टर फाइल इंडेक्स। मास्टर फाइल इंडेक्स क्यों बनाना है? यस मैम। सर, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जैसे आपने बोला कि हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं, आपकी 4-5 एक्सेल्स भी थे,
तो इसमें अगर हमें कोई भी एम्प्लॉय का डेटा या कोई भी अपनी रेलेवेंट डेटा डालना है तो वो हमें फॉर्म के थ्रू डालना पड़ेगा और हमें एक्सेल शीट में फॉर्मेट होके मिलेगा। मैम जो फॉर्म मैंने का आपके साथ शीट गूगल शेयर फॉर्म का करी है ना, यूटिलाइजेशन आप बाद में कर सकते हैं डेटा को अपडेट करने के लिए। फर्स्ट आपको डेटाबेस, आप समझ लीजिए आपकी अलग अलग शीट्स में अलग अलग डेटाबेस है या अलग अलग हाँ सोर्सेज जी। पे है, तो ये आपको ब्रिंग इट एट वन पॉइंट। तो उस वन ओके पॉइंट के लिए अगर आप गूगल फॉर्म यूज करेंगे तो आपके लिए टास्क थोड़ा टीडियस हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट ओके यू हैव टू बेसिकली कॉपी एंड पेस्ट। Our motive to do this session is to just basically educate you guys that database को आपको एक जगह रखना है so that आपको हाँ बार जी। बार ढूंढना ना पड़े। As you also ओके know that data जब cloud पे रहता है तो it can be scattered. So just to यस सर। avoid that scatteredness, and you have to bring the data at one place so that आपको कुछ भी access करना है कि अगर if you want to look out for accounts document, so you know the place. ये डॉक्यूमेंट क्या है? अभी जैसे हम आपको इंडेक्सिंग सिखाएंगे कि जब ये डेटा एक जगह सारा आ जाता है तो इसकी इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। जैसे लाइब्रेरी होती है, तो लाइब्रेरी में आपके पास एक एरिया होता है जहाँ पे सारी बुक्स की डिटेल्स होती है कि कौन से क्लैब पे या कौन से यस सेक्शन में क्या बुक्स है। तो वो हाँ जी। बेसिकली हम आपको डिजिटली हम इंडेक्सिंग करना भी सिखाएंगे। ओके सर। ओके थैंक यू। ओके। सो मास्टर फाइल इंडेक्स के लिए आपको क्या करना है, जो हमने अभी शीट कॉपी करी थी ना, इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट, इसी में आपको ना मास्टर फाइल देखिए शीट मिलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो शीट है ना मास्टर फाइल, ये जो मास्टर लिस्ट है बेसिकली आपका ना इंडेक्स है। तो आपके कंपनी में जितनी भी शीट्स चल रही है ना, अगर आपको देखनी है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ये वाली शीट फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, ड्राइव पे जाएंगे और एक एक शीट यहाँ से सर्च करेंगे। वो ना करके आपको क्या करना है, आपको एक मास्टर लिस्ट बनानी है जहाँ पे आपकी सारी की सारी शीट्स मिलेंगी आपको। तो जो भी शीट आपको अपडेट करनी है, जो भी शीट आपको देखनी है, वो सारी की सारे शीट्स आपके पास यहाँ पे आपको मिलेंगी। जैसे नॉर्मली क्या होता था, हम एक लाइब्रेरी बनाते हैं ना, जहाँ पे हमारे पास सारा हमारा डेटा होता है स्टोर, हमें पता है कि ये यहाँ है, ये यहाँ है। सिमिलरली आपको क्या करना है, जितनी भी शीट्स आपकी बनेंगी ना, वो सारी की सारी शीट्स आपकी यहाँ पर अपडेट होंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये भी शेयर कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने अभी ना, आपने देखा हम लोगों ने 4-5 शीटें बनाई हैं, जैसे डेलीगेशन हो गई। तो अब मेरे को डेलीगेशन शीट पे बाद में कभी काम करना है, तो नॉर्मली क्या है, मैं ड्राइव पे जाऊंगा, सर्च करूंगा। वो ना करके मैंने क्या करा, इस शीट का लिंक ले लिया, डायरेक्ट लिंक कॉपी करा, और जो मेरी मास्टर फाइल है ना, वहाँ पर जाके अपडेट करना है। जैसे ये आ रहा है ना, मैं काम करता हूँ, पहले इस रो को डिलीट कर देता हूँ। तो आपको शीट लिंक देना है, आज डेलीगेशन शीट आप ना एलुमनाई से कॉपी कर सकते हैं। तो आपने क्या करा, यहाँ पे शीट का लिंक डाल दिया। इसके बाद अपडेट फ्रीक्वेंसी, वो शीट अपडेट कब होगी, डेली बेसिस पे होगी, वीकली बेसिस पे होगी या मंथली बेसिस पे होगी, तो वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये वाली शीट हमारी मंथली बेसिस पे अपडेट होगी, तो मैंने लिख दिया अपडेट फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली। पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया। इसके बाद डिपार्टमेंट, उनका डिपार्टमेंट क्या है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने
इसके बाद आपको ना डॉक का आईडी बनाना है ताकि याद रहे। फॉर एग्जाम्पल 2 डेलीगेशन बना रखी है, 3 डेलीगेशन बना रखी है, तो आपको पता रहे कि कौन सी डेलीगेशन क्या आती है। तो एक आईडी आपको क्या करना है, एक उसका आईडी बनाना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे देता हूँ CBX01। इतना आपको करना है, ये चीजें आपको अपडेट करनी है। सिर्फ जो भी ग्रे कॉलम्स हैं आपके, जैसे डॉक्यूमेंट नेम, लास्ट अपडेट, ओनर, एडिटर, ये सारी चीजें आपको अपडेट नहीं करनी, ये ऑटोमेटिक आएगी शीट पे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, CUIT बॉक्स पे जाना है और अपडेट डिटेल्स। फर्स्ट टाइम रन करेंगे, ऑथराइजेशन मांगेगा। सर ये जो मास्टर लिस्ट है बेसिकली आपके लिए, ताकि आप इजीली सारी चीजें आपको मिल जाए। आप चाहते हैं डिपार्टमेंट वाइज, तो डिपार्टमेंट वाइज ही बना सकते हैं आप, ताकि हर डिपार्टमेंट के पास उनका लिस्ट डिपार्टमेंट का वो रहे कि कौन कौन सी सीटें चल रही हैं। और आप अपने लिए एक कंबाइंड बना लें जिसमें आपके पास सारे डिपार्टमेंट हो और सबकी सीट्स के लिंक सब कुछ यहाँ पे अपडेट हो। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सर शीट ऑथराइजेशन, कोई भी आप नई शीट को रन करते हैं ना, तो ऑथराइजेशन मांगता है वो। मतलब जिस आईडी से आप लॉगिन होंगे ना, उसी आईडी से मांगेगा, आपको उसी आईडी से ऑथराइज करना है। Yes, Nishant sir, we will be taking the Q&A shortly. ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है ये। जैसे मैंने अपडेट डिटेल्स करी, यहाँ पे देखिए शीट का नाम ऑटोमेटिक आ गया, लास्ट अपडेट डेट क्या थी शीट की, ओनर कौन है शीट का, अब एडिटर कौन है, व्यूअर राइट पे कौन है, इसका साइज क्या है, सिंस लास्ट अपडेट कितने डेज हो गए। तो ये क्या करेगा, शीट ऑटोमेटिक आपको ना पूरी की पूरी डिटेल्स दे देगी। और अगर आपको कोई रिमार्क्स डालने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अपडेट कर दिया और आपको रिमार्क्स डालना है, तो आप यहाँ पे रिमार्क्स अपडेट कर सकते हैं। तो आपको ग्रे कॉलम्स को, ये जितने भी ग्रे हेडिंग्स आपको दिख रही है, इनको एडिट नहीं करना, बिकॉज ये स्क्रिप्टिंग से अपने आप आएगी। जब जब आप यहाँ पे करेंगे ना अपडेट डिटेल, वो ऑटोमेटिक आता रहेगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए हमने वेंडर वाली शीट ली थी, तो मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे वेंडर डिटेल डाल दिया। ये देखिए, अब मैंने किया अपडेट डिटेल्स, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल्स अपडेट कर देगा। ये देखिए वेंडर डेटा, शीट का नाम आ गया, शीट का ओनर कौन है, एडिटर राइट पे कौन कौन है, साइज क्या है, लास्ट अपडेट कब हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक आपका पूरा का पूरा अपडेट कर देगा। आपको शीट्स यहाँ पे सारे लिंक्स डालने हैं, जब भी देखना है एक बार ही जाना है अपडेट डिटेल्स, वो जितना भी अपडेट हुआ होगा वो सारा का सारा आपको यहाँ पे इस शीट पे दिखा देगा। ये आपका एक तरह से मास्टर लिस्ट बन गया, जहाँ पे आपके पास सारी की सारी शीट्स होंगी और सब शीटों का यहाँ पे लिंक होगा, ताकि आपको बाद में कोई भी शीट देखनी है, कुछ भी सर्च भी करना है, तो आप इजीली यहीं पे जाके इजीली उसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को वेंडर डेटा पे जाना है, तो ये लिंक है, मैं जैसे लिंक पे आया ये मेरे को डायरेक्ट उसी शीट पे ले जाएगा। तो अगर फ्यूचर में आपको काम भी करना है, तो आपको ना इंडिविजुअल शीट पे जाने के बजाय आप डायरेक्ट मास्टर शीट पे जाएंगे और यहीं से आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। ये शीट आपको बनानी है मास्टर लिस्ट, जहाँ पे आपको सारे का सारा अपडेट मिलेगा आपकी शीट्स का। एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा, जैसे अभी हमने आपको बताया कि किस किस तरह का डेटाबेस आपको करना है। आप भी अपना डेटाबेस खुद बना सकते हैं, बट देन यू हैव, वंस यू हैव अपडेटेड द डेटाबेस, you have to create this master list index. It's basically the source of all files. It can be department wise also, it can be a single file also with all the departments in, but in case of where you have multiple branches, it is preferable that आप हर branch का एक master list अलग बनाए department का, because उसमें बहुत सारे employees काम करते हैं।
Then accordingly, if you want to give the access to each and every individual as per their department approaches, आप उनको share कर सकते हैं. ओके, तो ये हमने देखा कि आपको डेटाबेस कैसे बनाना है. इसके बाद जब हम लोग बाकी करवा रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कई लोगों को ना उनको ये नहीं पता कि उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका प्रोसेस क्या होगा, मतलब जो डिपार्टमेंट है उसके एसओपीज क्या है. तो हम लोगों ने एक एग्जांपल के लिए एक शीट बनाया है जिसमें आपको ना एसओपीज एक हमने रख ही रखा है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप देख रहे हैं परचेज का हमने बनाया है. तो परचेज में क्या प्रोसेस होते हैं, तो सबसे पहले से हमने रखा इंटेंट रेज होगा, देन इंटेंट अप्रूवल होता है मैनेजर डायरेक्टर से, तो उसके बाद कोटेशंस भेजे जाते हैं वेंडर्स को, फिर प्राइस आता है कंपेयर होता है, फिर ऑर्डर टू वेंडर, वेंडर को ऑर्डर देना है, फिर मटेरियल डिस्पैच डिटेल की कब डिस्पैच होगा मटेरियल, फिर जब मटेरियल आ गया तो उसका अपडेशन होना है, और फिर मटेरियल जिसने मंगाया था उनको इश्यू करना है. तो इस तरीके के कुछ प्रोसेस होते हैं हमारे. इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. व्हाई इज देयर अ नीड टू मेक एन एसओपी? कि अंडरस्टैंड यू मस्ट बी हैविंग फ्लो चार्ट्स विद यू. आपने अपने प्रोसेसेस एक जगह रिकॉर्ड कर रखे हैं, बट एक एसओपी क्रिएट करना इसलिए जरूरी है बिकॉज वंस यू हैव इम्प्लीमेंटेड द टूल्स एंड यू हैव कंप्लीटेड द ऑटोमेशन कंपनी एंड यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल फॉर द एनहांसमेंट, तब आपको ये एसओपी इस तरह से रिटन फॉर्मेट में जरूरी होते हैं, so that you can make the sub processes out of the first like say 8 processes here. And इसको बनाने का एक फायदा और होता है, you can put multiple tools to create an automation ecosystem. For the last case we had implemented something for one of our customer, Mr. Mridul Bansal, जहाँ पे हमने yes we will share you the SOP, yes we will share you the SOP for sales, हम आपका लाइव करा देंगे अभी. तो हमने उनका जैसे इंडेंट शीट है, परचेज इंडेंट शीट जो है, ही वाज कंफ्यूज कि उसको यूज कैसे किया जाए, तो हमने उसको परचेज इंडेंट की जगह परचेज रिक्विजिशन कन्वर्ट करा दिया. रीजन बिहाइंड, ही हैज अ परचेज मैनेजर सिटिंग एट हिज प्लांट, बट ही वाज वेरी कंफ्यूज कि उसको बहुत सारे मेल्स आते थे कि ये परचेज रिक्वेस्ट है, ये करवा दो, वैसे करवा दो. तो हमने क्या किया, परचेज इंडेंट को भी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ परचेज रिक्विजिशन फॉर्म, एंड दैट फॉर्म लिंक वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टीम which work on which are a part of production or which are a part of the post sales team, जहाँ पे उनको चेक करना पड़ता है कि इन्वेंट्री में we have this material to get it delivered or do we have to make a separate purchase for that. तो इसलिए हमने मतलब आप COITworks के टूल्स को मल्टीपर्पज यूज में आप ले सकते हैं. तो हमने परचेज इंडेंट फॉर्म को परचेज रिक्विजिशन फॉर्म कर दिया. नाउ द परचेज मैनेजर इज गेटिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट टीम्स. अब आगे आपको अनुज बताएगा कि उसके बाद हमने उसमें और क्या किया और एसओपी बनाने का मेन रीजन क्या था. तो बेसिकली क्या है, जैसे इंडेंट रेज है, तो आप लोगों ने ना मोबाइल वर्कफ्लो वाली शीट की होगी. तो इंडेंट रेज हो रहा है, नॉर्मली क्या हो रहा है, एक कंसर्न पर्सन इंडेंट रेज कर रहा है कि ये रिक्वायर्ड है हमें, और उसके लिए रिक्वेस्ट जाती है. तो अभी नॉर्मली क्या हो रहा है, जहाँ पे ऑटोमेशन नहीं है, आप क्या करते हैं, डायरेक्ट उनको बोलते हैं कि सर इस मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, आप एक बार देख लो. और फिर वो आपके पास ना रिकॉर्ड नहीं है, मटेरियल आता है और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता कि क्या मंगाया, किसने मंगाया, क्या था पर्पस. तो वो सारा रिकॉर्ड आपके पास वो भी रहे, और प्लस आपका जो डेटा है वो भी आपके पास एक जगह कैप्चर होता रहे. तो आपने देखा होगा इसी में इम्प्लीमेंटेशन शीट में ही, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, इसमें ही आपको एक शीट मिलेगी इंडेंट के नाम से. देखिए मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए परचेज अप्रूवल टेम्पलेट. तो आपको क्या करना है, इसी शीट को कॉपी करना है और आपके पास एक शीट और एक फॉर्म ओपन हो जाएगा. अगर आपको ये वाला नहीं चाहिए, अपने अकॉर्डिंग भी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली एक शीट बना के इसी शीट की कॉपी करके आप अपने अकॉर्डिंग उस फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं. जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल के लिए एक फॉर्म लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ. हमने एक फॉर्म लिया है जिसमें हमने क्या रखा है, सबमिशन टाइप रखा है, 3 टाइप्स रखे हैं. न्यू रिक्वेस्ट क्या है, अप्रूवल बाय मैनेजर एंड देन अप्रूवल बाय डायरेक्टर. तो डेट ऑफ इंडेंट क्या है, जो इंडेंट कर रहे हैं उनका नेम क्या है, मेल आईडी क्या है, टाइप ऑफ वर्क क्या है, कि जॉब वर्क के लिए चाहिए या परचेज करना है,
आइटम रिक्वायर्ड फॉर, इसलिए रिक्वायर्ड है, उसका कैटेगरी क्या होगा, आइटम का डिस्क्रिप्शन, बेसिकली उसका नाम, उसका पार्ट नंबर क्या है, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है, प्रोजेक्ट किस पर्पज से चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट का नाम या हम अपने कस्टमर के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, फिर उसका कोटेशन वगैरह कुछ है तो यहाँ पे अपडेट होगा, एंड देन रिमार्क्स। फिर ये पूरा का पूरा जो भी फॉर्म में फिल हुआ है वो सारा का सारा मैनेजर के पास जाए और मैनेजर वहाँ से अप्रूव करेगा। तो इसी फॉर्म में ही जो आपने देखा था यहाँ पे मैनेजर अप्रूव बाय मैनेजर, तो मैनेजर क्या कर रहा है, मैनेजर उसको अप्रूव कर रहे हैं। तो मैं आपको ना लाइव फॉर्म दिखा रहा हूँ। देखिए न्यू रिक्वेस्ट, और मैंने एक रिक्वेस्ट रेज की आज, आइटम कैटेगरी ले लो, फॉर एग्जांपल 10, फाइल, अभी मैं एग्जांपल के कोई भी फाइल अटैच कर देता हूँ, और सबमिट कर दिया। ये जैसे ही मैंने सबमिट करा, मैं इसकी शीट एक बार ओपन कर लेता हूँ, तो मेरे पास शीट पे भी डेटा आ गया, प्लस इसका मेल और व्हाट्सएप भी मेरे मैनेजर के पास चला जाएगा। तो मैंने अभी ट्रिगर नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले आपको ना शीट का सेटअप करना है। ये मैंने आपको फॉर्म दिखाया, तो सारा का सारा डेटा जो भी आप फॉर्म में फिल कर रहे हैं वो सारा का सारा शीट पे आ रहा है। इसके बाद आपको सेटिंग्स पे जाके ना इसको अपडेट करना है, मतलब इसके ट्रिगर सेट करने हैं कि जो भी कोई भी फॉर्म फिल करे ऑन द स्पॉट मेल जाए या व्हाट्सएप जाए या टाइम बेसिस पे। जैसे आप चाहते हो इवनिंग में जाए 6 बजे, सारा जितने भी परचेज आए एक बार 6 बजे मेल चला जाए, या आप चाहते हो जब जिस टाइम कोई भी सबमिट कर रहा है ऑन द स्पॉट चला जाए, तो आप सेट कर सकते हो फॉर्म सबमिशन या टाइम सबमिशन उसके बेसिस पे। फिर उसके बाद ईमेल जाए या व्हाट्सएप जाए, अगर आप दोनों चाहते हो दोनों टिक कर दिए। उसके बाद यूजर और पासवर्ड आपको डालने होते हैं व्हाट्सएप के एपीआई जो आप लेते हैं उसके। फिर टैब कंटेन कि जो मेल और व्हाट्सएप जाएगा वो किस शीट से जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1, तो वही नेम यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके बाद फॉर्म एडिट यूआरएल जनरेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद कितने मेल जाएंगे, तो यहाँ पे वो टेम्पलेट सेट होता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट बेसिकली जैसे मैंने टिकट रेज करी है परचेज की, मतलब रिक्वेस्ट करी है, तो एक मेरे पास आएगा कि वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट फॉर न्यू परचेज इवेंट दिस डिटेल, और एक मैनेजर के पास जाएगा कि अनुज इज रिक्वेस्टेड फॉर दिस मटेरियल, या जो भी डिपार्टमेंट है और जो भी आपका डिसीजन है आप ये फॉर्म का लिंक लीजिए और यहीं से अपडेट कर दीजिए। बेसिकली क्या उनको शीट पे भी आने की जरूरत नहीं है, उनको कुछ नहीं करना, मेल पे ही और व्हाट्सएप पे ही उनके पास लिंक आएगा, वो डायरेक्टली वहीं से उसको अपडेट कर सकते हैं। और फिर सिमिलरली डायरेक्टर के पास जाएगा कि मैनेजर का ये डिसीजन है जो भी मैनेजर ने दिया है, एंड देन फाइनल डिसीजन जो रिक्वेस्ट कर रहा था उनके पास कि जो आपने रिक्वेस्ट करी थी उसका ये डिसीजन हुआ है फ्रॉम डायरेक्टर एंड मैनेजर एंड से। तो ये क्या एक वर्क फ्लो बन गया मेरा, जहाँ पे इंडेंट रेस हो रहा है और फिर उसका अप्रूवल हो रहा है।
मैं एक बार फिगर लगा देता हूँ इसका। और अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ना मैनुअल रन कर देता हूँ। तो एक मेल जाएगा, जैसे आप ये देख रहे हैं मेल आ रहा है, नहीं सॉरी अभी आया नहीं। हाँ ये देखिए, ये आया डियर अनुज शर्मा, रिसीव परचेज इंडियन नंबर, अमाउंट रिक्वेस्टेड। ये मैंने अभी सेटिंग्स अपडेट नहीं करी, वैसे आ रहा है। वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल, बेस्ट रिगार्ड्स परचेज डिपार्टमेंट। और इसका ट्रांसलेट होके भी आ गया, जिस लैंग्वेज में मेरे को चाहिए था यहाँ पे वो लैंग्वेज भी आ गई। तो ये क्या है, इसका ना वीडियो अवेलेबल है शीट का कि किस तरीके से शीट अपडेट करनी है, बनानी है। हम लोग बस एक आपको ना आइडिया दे रहे हैं कि किस किस तरीके से शीट वर्किंग करेगा। बेसिकली जो एसओपी है उसके अकॉर्डिंग कौन सी शीट कहाँ पर किस किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एवरी शीट हैज अ मल्टीपर्पस पर्पस, मतलब वो काफी सारे आपके डोमेन्स के पर्पस सॉल्व कर सकता है। सेम जैसी रिक्वेस्ट आई, अब मैनेजर के पास ना एक मेल गया, व्हाट्सएप गया, अब उनके पास ना फॉर्म का लिंक जाएगा। ये देखिए, अब उनको क्या करना है, अपने सेक्शन पे जाना है, अप्रूवल बाय मैनेजर और नेक्स्ट। अब यहाँ पे वो अप्रूव कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, या अप्रूव कर रहे हैं आफ्टर नेगोशिएशन या करेक्शन जो भी था वो करने के बाद। तो यहाँ पे वो सेक्शन अपडेट करेंगे, अप्रूव, सप्लायर का नाम क्या है। अब हो सकता है आपके ना, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ आप देखेंगे, जो प्रोडक्ट डेटा है ना जैसे वहाँ पे बनाया था सेम यहाँ पर है, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो आपके प्रोडक्ट है ना उसके अगेंस्ट उसके सप्लायर भी है, कि इसके ये 3 सप्लायर है। अब इनके आप नंबर भी डाल सकते हैं सप्लायर्स के, कि जैसे ही कोई अप्रूव करे, मतलब रिक्वेस्ट करे, तो जिनके पास भी गया है वो डायरेक्ट बात करें सप्लायर से और उसी के बेसिस पे रेट फाइनल करें और अपडेट कर दें। तो यहाँ पे शीट पे फॉर्मूले के थ्रू ऑटोमेटिक यहाँ पे सप्लायर के नेम्स भी आ जाएंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं सप्लायर ए बी सी, तो सप्लायर के नेम भी आ गए, उनके पास सप्लायर का नेम भी चला गया, प्लस अगर आपने व्हाट्सएप उनका नंबर लिया हुआ है तो नंबर भी चला जाएगा कि ये 3 सप्लायर है, आप इनसे कनेक्ट कर लीजिए, जिसका भी रेट सही लगता है आप नेगोशिएटेड रेट्स डाल सकते हैं। या अगर ये काम आपका बाद में होता है तो आप उसको बाद में भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से यूज करना है। तो अप्रूव सप्लायर कौन है, जैसे एग्जांपल के लिए हम A1 ले लेते हैं, किस रेट पे सेटल हुआ है, तो इसमें ले लिया 1000, रीजन को ये मैं दे दिया टेस्ट, और फिर मैनेजर पासवर्ड बेसिकली क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज जो रेस कर रहा है ना इंडेंट वो ही खुद अप्रूव ना कर दे, इसलिए यहाँ पे ना मैनेजर एंड डायरेक्टर का पासवर्ड अलग अलग है, जो सिर्फ उनको ही पता होगा और किसी को नहीं। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया एंड देन सबमिट। जैसे सबमिट किया ये ऑटोमेटिक मेल जाएगा डायरेक्टर के पास, आपको दिखाता हूँ।
डायरेक्टर अप्रूवर, डायरेक्टर अनुज ने रिक्वेस्ट की है, ये रिक्वेस्ट है, और उसका फिर मैं जो मेरे को लैंग्वेज चाहिए उस लैंग्वेज में आ गया। तो अब जो भी डायरेक्टर का डिसीजन होगा डायरेक्ट उस फॉर्म पे जाएंगे और वहीं से उसको अपडेट कर सकते हैं, मतलब अप्रूव कर सकते हैं। तो एक तरह से क्या होगा, ये आपका अप्रूवल सिस्टम बन गया पूरा। ये आपने इंडेंट रेज करा, उस इंडेंट के बेसिस पे अप्रूवल भी मिल गया। अब सिमिलरली आपका कोटेशन फॉर वेंडर है, प्लीज फिल सप्लायर नेम विद 2 वर्ड्स। कोटेशन टू वेंडर्स नहीं है अनुज, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन फ्रॉम वेंडर्स। हाँ, रिक्वेस्ट है। बहुत केसेस में आप आरएफक्यूज करते हो, बट बहुत केसेस में आपके पास ऑलरेडी उसकी कोटेशंस होते हैं, तो आप थर्ड स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं और अपने प्राइस पे अगर वो करते हैं तो आप प्राइस कंपैरिजन करके स्ट्रेट सीधा ऑर्डर टू वेंडर कर सकते हैं। द रीजन हमने एसओपीज क्यों डेवलप करा है, क्योंकि वो फॉलो होता है फिर पूरा प्रोसेस, और उस हिसाब से आप इस पर टूल में अपने आप कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहे या इसके साथ दूसरा टूल अटैच थिंग करना चाहे तो आप कर पाते हैं एसओपी बनाने के बाद। अब सिमिलरली जैसे आपको पीओ देना है, कोटेशन लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक शीट है आपको यहीं पे, मैं आपको दिखाता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट में मिल जाएगी कॉल्ड ऑटोक्रेट, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उस शीट के थ्रू जो भी आपका पीओ बेस्ड बनाना है, आपको इनवॉइस कोटेशन जो भी है आप उस शीट के थ्रू बना सकते हैं। सप्लायर नेम लाइक फ्रिक इंडिया, सर वो सप्लायर नेम आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने ये डाल दिया ना, ये प्रीफिल्ड नहीं है, प्रीफिल्ड वाला केस नहीं है इसमें। प्रीफिल्ड में आपको प्लस करना पड़ता है स्पेस को सब्स्टिट्यूट करके, वो केस इसके अंदर नहीं है, बिकॉज स्क्रिप्ट जो एडिट यूआरएल बनाते हैं और जो आप प्रीफिल्ड बनाते हैं ना, दोनों अलग होते हैं। तो प्रीफिल्ड में आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है स्पेस को विद प्लस साइन, और जो स्क्रिप्ट बनाती है वो ऑटोमेटिकली कर देती है। तो स्क्रिप्ट के थ्रू स्पेस है नहीं है उसको फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ प्रीफिल्ड में उसका है कि जो स्पेस है उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो शीट है ऑटोक्रेट, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आप लोगों को ना इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट का भी लिंक शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको कोई भी शीट कॉपी करनी है तो आप इजीली कर पाएँ। ये देखिए बेसिकली क्या है, मैंने ना एक फॉर्म बनाया है, ये एक एग्जांपल है फॉर्म का कि फर्स्ट नेम क्या होगा, देन लास्ट नेम क्या होगा, एड्रेस क्या है, सिटीजन, स्टेट, उनका फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस, फिर देन पीओ नंबर क्या है। अगर पीओ नंबर आप चाहते हैं कि शीट से ही आ जाए तो वो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला वो शीट से ही आ जाएगा, आपको यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक जनरेट करता रहता है। इसके बाद आपका मटेरियल क्या है, उसकी क्वांटिटी, जैसे हम लोगों ने नॉर्मल रखा है सीआईटी बॉक्स टी शर्ट, टीएनएचपी टी शर्ट, टीएफपी टी शर्ट, तो उसके बाद शिपिंग कंपनी क्या है, एक नॉर्मल फॉर्म बनाया है, और इसी के बेसिस पे ना एक टेम्पलेट बनाया है। मैं आपको टेम्पलेट दिखाता हूँ, ये देखिए परचेज ऑर्डर। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें ना आपको टैग मैच कराने होते हैं, इसका भी वीडियो अवेलेबल है, मैं दिखा दूंगा आपको कि जो भी आपका कंटेंट आप फॉर्म से फिल करेंगे ना, या जो भी शीट पे होगा उनके ना टैग्स आपको मैच कराने। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, शीट पे आप देखेंगे जैसे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, तो जैसे मेरे को फर्स्ट नेम चाहिए तो इस टेम्पलेट पे आने के बाद आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम
तो आपको HTML टैग में देना होता है। फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल से PO नंबर है, तो PO नंबर आपको शीट से चाहिए, तो आपने देखा यहाँ पे PO नंबर आ रहा है, ये रहा PO नंबर। तो ये आपको ना HTML टैग में देने हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, टैग्स जो है वो मैच कराने हैं सारे जितने भी आपको चाहिए। शिपिंग कंपनी, यहाँ पे टाइम स्टैम्प, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस, तो सारा का सारा क्या है आपका HTML टैग में। जो भी आप फॉर्म में फिल करेंगे वो HTML टैग के थ्रू यहाँ पे पिक कर लेगा। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी, जो भी आप क्वांटिटी फॉर्म में फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगी ऑटोमेटिक। और शीट पे ऑटो कैलकुलेशन हो रखी है कि जो भी अभी आपको जो वैल्यू वाला दिख रहा है ना, ये बेसिकली क्या है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई वैल्यू नहीं है, टैक्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर है, इस वजह से वैसा आ रहा है। बट जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वैल्यू दे देगा और यही एरर रिजॉल्व हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर्म फिल किया, मैंने फर्स्ट नेम डाला, ऑर्डर क्या है, PO नंबर जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया CPX। अब यहाँ पे मेरे को क्वांटिटी डालनी है, मैंने जैसे यहाँ पे डाला 2, यहाँ पे डाला 2, यहाँ पे डाला 1, फिर मेरी शिपिंग कंपनी कौन सी है, FedEx, एंड देन सबमिट। तो अब जैसे ही मैंने फॉर्म सबमिट करा, शीट क्या करेगी, ऑटोमेटिक एक मेल जनरेट करेगी। अभी मैं मैनुअली आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने ट्रिगर नहीं अपडेट किया हुआ। ये देखिए सेंड हो गया। अब मैं आपको मेल दिखाता हूँ। ये देखिए ईमेल आया, डियर अनुज प्लीज फाइंड द एनक्लोज फॉर द PO अगेंस्ट दिस। ये डिटेल्स आ गई मेरी पूरी, ऑर्डर क्या था मेरा, और साथ में मेरा एक अटैच होके फाइल आ गई। जैसे इस पे क्लिक करूंगा एक PDF डाउनलोड होगी। देखिए जो मेरा परचेज ऑर्डर है, ये देखिए आ गई, PO नंबर ऑटोमेटिक आ गया, डिटेल्स मेरी फिल हो गई और ये आपका पूरा का पूरा जनरेट हो गया। तो आप कोटेशन बनाना चाहते हैं इसके थ्रू, कोटेशन शेयर करना चाहते हैं, PO शेयर करना चाहते हैं, इनवॉइस वगैरह बनाना चाहते हैं, तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप इसको किस केस में यूज़ करेंगे। इसको मल्टीपर्पज यूज़ किया जा सकता है। हाउ दिस एडवांस चेकलिस्ट डिफरेंट फ्रॉम पैकेलुमना चेकलिस्ट। से देखिए जो ये एडवांस चेकलिस्ट है ना, इसके अंदर आपको एलुमनाई प्लस टेक मास्टरी की सारी शीट्स मिलेंगी और जो एलुमनाई है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एलुमनाई का कंटेंट मिलेगा। सर वो चेकलिस्ट सेम ही है, इंटरफेस में आपको बस देखने में फर्क है, दोनों शीट्स हैं उसमें भी। हाउ टू मेक दिस टेम्पलेट। सर देखिए टेम्पलेट आपको ना जो भी आपका फॉर्मेट है वो डिजाइन करनी पड़ेगी। जैसे अभी एग्जांपल के लिए हमने रखा हुआ है, आपको परचेज ऑर्डर नहीं चाहिए, कोटेशन चाहिए, तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। मतलब फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा और जो भी आपके आइटम्स हैं, आइटम्स नेम्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे। अगर एक आध और है
तो रो इंसर्ट कर दिया आपने, यहाँ पे डाल दिया। तो वो टेम्पलेट जो है वो आपको जो भी आपका अभी तक जिस तरीके से जा रहा है उस तरीके से बनाना है। दिस लाइन दिस लाइन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ओके, इसके बाद इसी तरीके से सिद्धार्थ सर क्या वो आया था क्वेश्चन सेल्स का एसओपी, एक बार आप बता देंगे ना किस तरीके से करना है, फिर हम उस पे चलते हैं प्रोसेस चेकलिस्ट साइक्लिक वाले पे। हाँ, एक बार उस पर चलो। तो सेल्स का एसओपी आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बनाना होता है। पहले वो एक रॉ फेज में बनता है कि आप सेल्स अपना स्टार्ट कैसे करते हैं, या सेल्स से पहले कोई प्री सेल्स होती है कि नहीं। फिर उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स डालने पड़ते हैं एसओपी में कि आपके सेल्स के हर पॉइंट पे क्या क्या चीज़ें आप एग्जीक्यूटिव कर रहा है, इंट्रैक्शन से लेके क्लाइंट से लास्ट में उनके प्रोडक्ट टेकिंग अप के साथ एग्जीक्यूशन भी आगे और पोस्ट सेल्स टीम को कैसे देता है, वो सब एसओपी में आता है। बिकॉज एसओपी आपका पॉइंट वाइज स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड है आपके, जो एक प्रोसेस को फॉलो करने का तरीका है। इसलिए हम एसओपी इसलिए बनवाते हैं क्योंकि मल्टीपल टूल से आप वो सारे प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हो। सौरभ जी से कर लेते हैं, लाइव इंटरेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सर अभी क्वेश्चन लेंगे या नेक्स्ट करें? नहीं, आगे एक बार ये एसओपी का पूरा कंप्लीट कर दो, फिर हम क्यूएनए ले लेते हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद यार आपका मटेरियल डिस्पैच डिटेल, तो जैसे अभी हम लोगों ने इंडेंट वाला बनाया ना, आपको सेम शीट कॉपी करनी है और आपको उसको मटेरियल के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है। फिर उसके बाद जो भी आपका मटेरियल कब आ रहा है उसकी डिटेल्स आपके स्टोर वाले के पास जाएगी। जैसे हमने अभी शीट पे देखा था, ये जो हमने ये वाली शीट परचेज इंडेंट वाली ली थी, इसी तरीके से फॉर्म में डिटेल जाएगी और इसी शीट से ऑटोमेटिक स्टोर वाले के पास मेल चला जाएगा कि ये मटेरियल डिस्पैच हो रहा है और फर्दर डिटेल्स आप उसको फिल कर दीजिए। बेसिकली बाकी जो भी एसओपीज है ना, उसका क्या करना है, एक बार एसओपी शीट पे मैं एक चीज और बताता हूँ, फॉर्म्स बनाने हैं। एक बार एसओपी डिटेल्स पे आना तो मैं एक चीज और बताता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पे आपने देखा होगा मटेरियल डिस्पैच डिटेल्स डाला हुआ है। मटेरियल डिस्पैच डिटेल्स यहाँ पे दो पर्पस के लिए हमारे सामने आया था कि या तो आपका जो वेंडर है he is capable to share the dispatch details in the automation format you are gonna implement, और या फिर ये आप ही की टीम का रोल होगा कि वो वेंडर से मटेरियल डिस्पैच डिटेल्स लेके अपडेट करे। रीजन बिहाइंड, जो लॉजिस्टिक्स कंपनी आपको या आपके जो वेंडर है जो मटेरियल लेके आ रहे हैं आपका वेंडर से, उनकी डिटेल्स भी आपके पास अपडेटेड होनी चाहिए। बिकॉज जब आपके जो गेट पे या आपके स्टोर के गेट पे वो मटेरियल रिसीव होता है तो वो भी पूरी तरह से चेक होना चाहिए, अदरवाइज जो आपका इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा अकाउंट डिपार्टमेंट का, उस पे हिंडर आता है। अनुज कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद मटेरियल इशू, तो मटेरियल इशू का फॉर्म बना सकते हैं या फिर आप मटेरियल जो इशू करेंगे वो आप डायरेक्ट आईएमएस से कर सकते हैं, या आप स्टोर में इशू कर रहे हैं तो अपने इशू को स्टोर
तो वहाँ से वो आपका पूरा IMS से मैनेज हो जाएगा। तो वो सारा का सारा आपको ना जो इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट है ना, इसमें आपको सारी शीट्स मिल जाएंगी। IMS की शीट है, आपका फॉर्म्स है, डिस्पैच, ये आपका वर्कफ्लो मैनेजमेंट है, कोई भी शीट है वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो भी शीट आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसका पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है और इससे आपको चाहिए क्या। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता होगा तो इजीली आप शीट कनेक्ट कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा ना, आप बनाने के बाद बोलेंगे कि मेरे को ये नहीं, मेरे को ये चाहिए था, तो क्या होगा वो फिर ऑटोमेशन हो नहीं पाता। बेसिकली सबसे पहले आपके, इसीलिए हम लोग SOPs बनवाते हैं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो कि हमें इसके थ्रू ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। उसी के बेसिस पे फिर हम फर्दर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसलिए। Now can we open for queries, Anuj? आप में से जिसको भी क्वेरी है आप लोग। Hi Anuj, this side Amitabh. Yes. And I just want to implement the vendor management. Okay, so in that I just want to have a form where I can share with the vendor, and the vendor will have to upload all the document and share with us, and that will maintain in vendor document. How we can go for that? सर इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, जो आपने फॉर्म बनाया है ना, उसी आप एक फॉर्म बनाइए और उस फॉर्म में ना अटैच फाइल का ऑप्शन दीजिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो हैं वो अटैच देंगे, और उसका एक फोल्डर बना लीजिए ताकि जितने भी फाइल्स अटैच हो रही है ना वो सारी की सारी आपको एक जगह मिल जाएगी, और सारे के सारे रिस्पॉन्सेज आपकी शीट पे तो आ ही रहे हैं ऑलरेडी। तो उस तरीके से आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। One more thing, that there various vendor, they are uploading the same time of document. Okay, and can we save the document as rename as per the vendor name or something like that? सर उसके रीनेम Because uploaded, because in when we upload in Google form, when we upload the whatever the forms, image, yeah, whatever things we upload, that will be saving as per the same what we are uploading. तो देखिए वो अगर आप शीट पे देख रहे हैं ना तो बहुत इजी है। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो भी आपका वेंडर है ना, जो भी वेंडर है, फॉर एग्जांपल ये आपके वेंडर्स ने कोई फाइल अपलोड करी है और आप ना शीट पे ही फॉर्मूला होता है हाइपर लिंक करके, आप डायरेक्ट वहीं पे जाइए, लिंक लिया और वेंडर कौन है उस वेंडर का नाम, जैसे ये ले लिया मैंने, तो देखिए तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि इनकी फाइल है और आप इस पे क्लिक करें तो आपको रीनेम करने की जरूरत नहीं, फाइल आपके पास है, ये इजीली यहीं से मैनेज हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली जाके ना आपको शीट को रीनेम करना पड़ेगा। बट इससे क्या होगा, एक फॉर्मूले के थ्रू जो भी फाइल्स आ रही हैं, जो भी लिंक्स आ रहे हैं, वो उस वेंडर के नेम से आ जाएंगे और आप इजीली उसको देख सकते हैं जब भी आपको देखना है। Okay, okay. You can unmute yourself. आपकी जो क्वेरीज आप एक एक करके ले सकते हैं। सर एक बार सेल्स का SOP बनवा दीजिए। ठीक है अनुज, अजय सर आपको बताना पड़ेगा आप सेल्स कैसे स्टार्ट करते हैं, तो हम आपको गाइड कर देंगे कि SOP कैसे क्रिएट करना है। जी सर, जैसे मतलब अपने पास में कोई लीड आई, उस लीड से अपन स्टार्ट करेंगे, उनको पहले इंट्रोडक्शन अपना, लीड जैसे फेसबुक से आई, इंस्टाग्राम से आई। हाँ जी, ऐसे बताइए। मतलब आपको देखिए, अगर सेल्स को पहले आपको सेल्स का प्राइमरी वर्जन भी पता होना चाहिए कि सेल्स आई कहाँ से है जी। फिर उसका जब वो आपके स्टोर में आ जाती है, जैसे आपका स्टोर है तो स्टोर में क्या प्रोसेसेस आप फॉलो करते हैं, ओके, वो भी आपके SOP का पार्ट बनेगा, क्योंकि सेल्स ऑन एंड ऑन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जी। तो SOP का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉइंट्स पकड़ने, अपने उसके पॉइंट के सब पॉइंट्स भी डालने, तभी आप टूल्स को यूज कर पाएंगे अलग अलग जगह। बताइए सर, आप बताइए, अनुज नोट कर रहा है। जी,
तो सबसे पहले तो सर सेल्स अपन ने जनरेट करी फेसबुक या इंस्टाग्राम से लीड्स, एंड देन फिर उनकी लीड नर्चरिंग करनी, ठीक है सेल्स की। ठीक है सर, आगे बढ़िए। जी, तो ये तो अपने इंटरनेट से होगी सेल्स, और एक अपने वॉक इन ट्रैफिक से जो सेल्स आती है अपने पास में, तो उनकी फिर अपने को बनानी है एसओपी। देखिए ये एसओपी नहीं है अजय सर जी। ये बेसिकली आपने अपना क्वेरी रेज कर दिया कि मेरी लीड अगर सोशल मीडिया से आती है तो मैं उसको नर्चरिंग कैसे करूं। उसको आप नर्चरिंग कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया से। आप पहले डेटाबेस को जो सोशल मीडिया पे आपकी लीड जनरेट हुई है उसे आप गूगल शीट पे लेके आइए, क्योंकि गूगल शीट पे फिर आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आप उनको नर्चर कर सकते हैं, बी इट लीड नर्चरिंग शीट और अ न्यूज लेटर शीट। तो वो कंटिन्यूस फेस पे उनको नर्चर करते रहेंगे। जी। नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट टू गेट देम टू योर स्टोर, तो उसके लिए भी आपको नर्चरिंग करनी है। तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया कि सोशल मीडिया से आपको लीड कैसे लानी है। वो उसके लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं। वन ऑफ दी वेरी फेमस ऑटोमेशन टूल इज ज़ेपियर, जो कि आपके सोशल मीडिया को गूगल शीट से कनेक्ट कर देता है। जी सर। ठीक है सर, फिर उसके बाद आप लीड नर्चरिंग शीट यूज करके उनको व्हाट्सएप मार्केटिंग करके आप उनको ये प्रदीप जी आपका एड्रेस सही नहीं आ रहा था ऐप में, सही करा लिया? ठीक है, अब इसके बाद आपका सेकंड प्रोसेस क्या है कि आपके अगर स्टोर में कोई आता है तो जी, अब स्टोर में आता है तो फिर आप क्या एसओपी फॉलो करते हैं? फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट तो सर वो मतलब स्टोर में आकर के उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ओके, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ द आइटम्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स में से उसकी क्या चीज रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले पूछना। जी, उसके लिए कौन सा टूल यूज करेंगे अपन? आप नहीं पूछते तो आप वर्बली पूछते हैं, फिर आप उसको रिकॉर्ड कहाँ करते हो कि उनकी रिक्वायरमेंट है? सर अभी तक तो कोई टूल यूज नहीं कर रहे थे अपन। तो फिर आप एक बार बताइए, आपके यहाँ कस्टमर आया और अगर उन्होंने कुछ परचेज नहीं किया और वो चला गया तो वो लीड आपकी चली गई, आपके उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। जी सर, तो उसी के लिए मैं बनवाना चाह रहा था आपसे एसओपी। तो बनवाना नहीं सर, उसमें आप डायरेक्टली आप डीएसआर कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, या सीआरएम कर सकते हैं। ओके, तो सीआरएम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज दे वांट टू कैप्चर दैट लीड। आप फिर तभी उसको फॉलो अप कर सकते हैं। अब देखिए वो दो तरह से आया है, या तो वो अभी माइंड मेकअप नहीं किया उन्होंने कि आपके स्टोर में आए, ही जस्ट हियर टू चेक इन योर प्रोडक्ट्स। यस, ठीक है। दूसरी चीज है ही इज रेडी टू परचेज बट ही हैज कम अप विद द रिक्वायरमेंट, तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट को सर्व करना पड़ेगा। बोथ केसेस में यू हैव टू टेक हिज रिकॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जब कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट दे रहा है तो या तो आप उस पर डीएसआर इंप्लीमेंट करिए सो दैट योर सेल्स टीम इज एक्चुअली नोटिंग डाउन द डिटेल्स इन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, और यू इंप्लीमेंट द सीआरएम सो दैट अगर वो कस्टमर जाते हैं बिना लिए कुछ, बिना परचेज किए कुछ, या आपकी सर्विसेज लिए भी है ना, so your team can follow up with them or you can nurture them again using WhatsApp marketing और email marketing। ओके सर, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, अगर वो खरीद लें तो फिर क्या स्टेप होता है? उनको नए नए अपने जो प्रोडक्ट्स हैं और उनसे अपन बताते रहे उनको, या कोई अपने कोई निकाले हैं डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह निकाले हैं, उनसे अपन उनको गाइड करते रहे। आप उनको गाइड करते नहीं, अगर उन्होंने आपसे परचेज कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उन्होंने बोल दिया ओके आई एग्री आई वांट टू टेक दिस प्रोडक्ट फ्रॉम यू, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सर बिलिंग, और इफ मतलब परचेज कर रहा है तो बिलिंग नेक्स्ट स्टेप। बिल होता है नेक्स्ट स्टेप, उसको आप बिल रिलीज कर देते हैं जी। उसके साथ उनको कुछ व्हाट्सएप पे ईमेल पे या कुछ जाता है कि आप थैंक्स मेल, थैंक यू मेल जाता है, थैंक यू व्हाट्सएप जाता है। जी। तो सर ये एसओपीज है जो आप उससे डिस्कस कर रहे थे। जी, दीज आर एसओपीज और हम इसमें साथ साथ सारे टूल्स लगाते जा रहे हैं। ओके। हाँ, अभी आप आपने मन में ना रखिए, हमने अभी काफी पीछे हमने एक्चुअली फीडबैक लिया है इस बात को, ऑब्जर्व भी किया है। अगर आप आपके ये सारे काम है प्रोसेस के, प्रोसेस पूरा एक होता है, उसके अंदर ये पॉइंट्स हैं, सो यू हैव टू गेट ऑल दीज पॉइंट्स फ्रेम्ड अप ऑन अ गूगल शीट। आप ऐसे बना लीजिए जैसे मैं आपका बनवा रहा हूँ। जी सर। देन फिर आप इसके साथ टूल अटैच कर सकते हैं, बिकॉज हर पर्पस के लिए एक टूल है संजीव सर के पास जी, जो आपका वर्कशॉप में वो कवर करते हैं। ठीक है सर, हाउ यू कैन ऑटोमेट एट एवरी पॉइंट। ओके सर, ओके, मतलब मींस अपने हिसाब से अपने वर्कफ्लो देख करके अपने हिसाब से अपने को बनाना है एसओपीज का। यस, मैं आपके साथ 1-2 घंटे का सेशन ले लूंगा, उसमें जी फिर सर, मैं आपको गाइड करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। यू वेलकम। गार्गी शरद बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। मेरा एक्चुअली क्या है, जो डेटा मैनेजमेंट में मेरे को सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है
अब मेरे हाँ पास हाँ जो है डिफरेंट सोर्सेज से जो मेरे पास लीड आ रही है, लाइक इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, मेरा वेबसाइट है, तो वो हाँ मेरे को हाँ। मैनुअली कलेक्ट करके उसको एक शीट पे लाना पड़ता है बेसिकली। तो हम इसमें ऑटोमेशन कैसे करें कि मेरा डेटा ऑटोमेटिक जो है सारे सोर्सेज से, जो चाहे वो जस्ट डायल पे लीड आ रही है, चाहे वो इंडिया मार्ट पे आ रही है, चाहे वो आपका वेबसाइट पे आ रही है, वो एक ही जगह आ जाए बेसिकली। अदरवाइज वो मैनुअली सबका लीड निकालना पड़ता है, और सबका लीड कॉपी और सबका फॉर्मेट अलग अलग है। चारों पांचों जो सोर्सेज से जो लीड आता है सभी का फॉर्मेट अलग अलग है। जस्ट डायल का फॉर्मेट अलग है, इंडिया मार्ट का फॉर्मेट अलग है, वेबसाइट का फॉर्मेट अलग है। तो उसको जो है एक फॉर्मेट में लाने के लिए मैन्युअली करना पड़ता है सारे डेटा को। सर इसका आंसर आपको अनुज देगा, क्योंकि इंडिया मार्ट का टूल तो ऑलरेडी हम रिलीज कर चुके हैं, जो इंडिया मार्ट से सारी इंक्वायरीज कैप्चर करता है। एंड गूगल शीट में जब रियल टाइम शेयरिंग का फॉर्म आपके पास इतना अच्छा फीचर है, तो आप सारी शीट को सिंक कर सकते हो। आप उस डेटा पे इम्पोर्ट रेंज कैप्चर कर सकते हो और उसे एक अपने मेन सोर्स ऑफ डेटा पे ला सकते हो। और वो एक ऑटोमेटिकली आप वो प्रोसेस कैसे करेंगे, क्योंकि क्या उसमें मैनुअली कहते हैं, मतलब काफी टाइम लगता है। मतलब उसको पहले पूरा डेटा, सभी का डेटा फेच करें पहले, फिर उसको एक फॉर्मेट में सबको कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वापस से उसको फाइनल जो मास्टर डेटा उसमें ऐड करना पड़ता है बेसिकली। नहीं सर, जो संजीव सर ने इंडिया मार्ट के लिए शीट शेयर करी है अभी, हाँ, इंडिया मार्ट का तो ठीक है, लेकिन बाकी और जगह जैसे जो अपना जस्ट डायल है या वेबसाइट हमारी बाकी है, सर धीरे धीरे आ रही है। पहले आप इंडिया मार्ट को ऑटोमेट कीजिए, एटलीस्ट उसको लाके अपना सोर्स डेटा कंप्लीट करिए, तो स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे शीट्स आएंगी आप उसको प्लग इन करते चले जाएंगे। बट आप इंडिया मार्ट से स्टार्ट तो कीजिए, डेटा तो लाएं एक जगह, फिर आपको पता चल जाएगा कि इकोसिस्टम कैसे क्रिएट हुआ है। फिर आप साथ साथ उनके लिए नर्चरिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज जब इंडिया मार्ट से आपके पास डेटा आ गया है गूगल शीट पे, तो आपके पास नर्चरिंग टूल और न्यूज़लेटर टूल्स हैं, आप उसके ऑटोमेशन। हाँ वो तो उसके बाद का प्रोसेस तो कोई इशू नहीं है। वो एक बार हमारे पास डेटा मेन सीट में आ जाता है, तो उसके बाद तो आपका लीड नर्चरिंग स्टार्ट हो जाता है, फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन वो सबसे बड़ा स्टार्ट हो चैलेंज चुका है कौन सा? आपका लीड नर्चरिंग स्टार्ट हाँ हो लीड चुका है। नर्चरिंग, हाँ मतलब हो गया है। कुछ इनिशियली टीचिंग प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो वो रेक्टिफाई हुए हैं। ठीक है, वो स्टार्ट तो हो गया है, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है बेसिकली। ठीक है, तो आप इंडिया मार्ट से अभी कंटिन्यू रखिए, जैसे जस्ट डायल का कुछ टूल अगर क्रिएट होगा तो आपसे शेयर। हाँ ठीक है, ओके थैंक यू। सिद्धार्थ है, संजीव दिस साइड। मेरा क्वेरी ये था कि ये जो हम जब एक्सेल में डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, कैन इट बी कॉन्फ़िगर विद द बिजी सॉफ्टवेयर आल्सो, तो ताकि यहाँ से इंक्वायरी मेरी सेल्स की इंक्वायरी मेरे बिजी में चली जाए और बिजी से वाइस वर्सा इनके पास आ जाए? कुछ ऐसा टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है क्या? यस सर, बिजी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं गूगल शीट को। यू विल हैव टू स्पीक टू द बिजी डेवलपर्स, वो आपको इसमें मेरी परवीन बब्बर से बात हुई थी, परवीन ने कहा था मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी, आप उसे करवा दोगे? नहीं सर, मेरी ऐसा कभी किसी प्रवीण जी से बात नहीं हुई है, मैं जानता भी नहीं हूँ। आई स्टिल कंसल्ट विद संजीव जी वन एंड विल कम बैक। ओके ओके ठीक है, क्योंकि हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो आधा वहाँ हो जाएंगे, आधा तो समझ में नहीं आएगा कहाँ करना है। अगर कॉन्फ़िगर हो गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। फील्ड के लोग अगर गूगल शीट पे भर देंगे और यहाँ से कॉन्फ़िगर हो गया ऑटोमेटिकली पीसी में आ जाएगा, तो आगे हमारा काम शुरू हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, थैंक यू। आपकी किसी और की क्वेरी है आपकी कोई रिगार्डिंग डेटाबेस मैनेजमेंट? अगर आपकी है तो यू कैन आस्क अस रिगार्डिंग एसओपी फंक्शनिंग। हाँ विनोद की, अनुज विनोद की टास्क डेलीगेशन को लेकर कुछ क्वेरी है। हाँ जी सर, बोलिए विनोद। विनोद आपकी आवाज नहीं आ रही है। निशांत सर, आपकी क्वेरी थी निशांत सर, वुड यू लाइक टू टेक इट अप? हेलो, अभी आ रही है सर आवाज? हाँ अभी आ रही है। हाँ सॉरी सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर, टास्क डेलीगेशन शीट में अगर मेन टास्क जो है उसके अंदर अगर सब टास्क होते हैं, तो क्या मतलब मल्टीपल अगर पर्सन एक टास्क में इन्वॉल्व है, तो एक ही टास्क में हम सब टास्क डाल के उनके सामने उनके डिफरेंट पर्सन का ईमेल आईडी डाल सके, सो दैट एक टास्क के अंदर मल्टीपल पीपल भी इन्वॉल्व हो, तो वो हम क्या मैनेज कर सकते हैं वैसा? सर उसमें ना आपको मल्टीपल पर्सन की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, एक टास्क असाइन करिए कंसर्न पर्सन को, और उसी में उनको बोलिए कि आप इनकी हेल्प ले सकते हो, और उनकी मेल आईडी कॉमा करके डाल सकते हो। जो आपके लगता है आपको सब पर्सन हैं, तो 2 आईडी आप विद कॉमा डाल दीजिए, ताकि दोनों के पास मेल चला जाए। वो इन डिटेल आप जो भी टास्क है उन डिटेल आप उसको डिस्क्राइब कर दीजिए।
बट एक उसी के बाद टास्क दोनों को पता चल जाएगा। दोनों को पता चल जाएगा, बट टास्क का नाम एक होगा, बट उसके अंदर सब टास्क के नाम अलग अलग हो सकते हैं सर, तो उसका कैसे मतलब करेंगे? फिर सर आप ना डेलीगेशन ना यूज करके आप ना प्रोसेस साइक्लिंग यूज करिए। जो सब टास्क है ना, तो उनमें आप पर्सन वाइज टास्क डिस्क्राइब करिए। जो भी सब टास्क हैं, 6 टास्क हैं, 6 टास्क दीजिए। ओके 7 है तो 7 दीजिए, अलग अलग टास्क दीजिए उनको। अनुज और ये साइक्लिक प्रोसेसिंग का भी डेमो दिखा दो एक बार। हाँ मैं मैं एक मैम से भी आया था रिक्वेस्ट, वो दिखा दो। यस सर, थैंक यू। देखिए ये जो है ना साइक्लिक शीट है। साइक्लिक जितने भी आपके रिकरिंग टास्क होते हैं डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, जो भी आपके टास्क होते हैं ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, शीट में आना है और यहाँ पे ना सेटिंग्स पे आके आपको आपकी डिटेल्स अपडेट करनी है। मतलब जिन लोगों को भी आपको टास्क देने हैं उन पर्सन्स के नेम आएंगे यहाँ पे, उनका मेल आईडी, सीसी एंड देन मोबाइल नंबर, ताकि उनके पास मेल व्हाट्सएप दोनों चीज़ है। उसके बाद जो आपके पास एपीआई है व्हाट्सएप का, उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे आएगा। उसके बाद आ रहा है ईमेल रिपोर्ट एंड फॉलोअप जाए या ना जाए, व्हाट्सएप रिपोर्ट जाए या ना जाए, तो आपको ऑन करना है ताकि उनके पास मेल और व्हाट्सएप जाए। फिर सिमिलरली अगर बीसीसी में आप किसी को रखना चाहते हैं तो बीसीसी में आप यहाँ पे दे सकते हैं मेल आईडी, बट बीसी। उसके बाद आपका डेली रिमाइंडर टाइम क्या हो कि जिनके पास भी टास्क जाएगा उनको कितने बजे पहुँचे, तो यहाँ पे आपको टाइम देना है। फिर डेली रिपोर्ट टाइम, यहाँ पे रिपोर्ट टाइम देना है कि कितने बजे। जैसे ये आपको 19 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये इवनिंग में 7 PM ये अपडेट होगा कि रिपोर्ट टाइम क्या है। इसके बाद वीकली रिपोर्ट डे, बेसिकली वीकली रिपोर्ट कब आए, मतलब बॉस के पास कब जाए, या जिस जो भी आपको टास्क दे रहा है तो उसकी वीकली रिपोर्ट किस कब जानी चाहिए, तो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, मतलब डे आ जाएगा। तो ये सैटरडे ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना, बिकॉज इसके बेसिस पे ना आपकी स्कोरिंग अपडेट होती है। और फिर वीकली रिपोर्ट टाइम क्या होना चाहिए, तो अगर आपका ऑफिस इवनिंग में 8 बजे बंद होता है तो आप यहाँ पे 20 रख सकते हैं। अगर किसी का 8:30 हो रहा है तो आप 21 रखिए। उस तरीके से यहाँ पे आपको टाइम देना है। फिर ईमेल रिपोर्ट टू बॉस, बॉस की मेल आईडी और मोबाइल नंबर बॉस का, जिनके पास रिपोर्ट जाएगी। तो उसके बाद आपका मंथली रिपोर्ट का डेट एंड टाइम, कि मंथली रिपोर्ट जो है वो कब जानी चाहिए। इसके बाद जब आप ये शीट डाल देंगे तो उसके बाद आपको करना है अपडेट प्रीफिल्ड लिंक, ताकि आप प्रीफिल्ड जो भी आपकी शीट है इसका लिंक ऑटोमेटिक बन जाए, उसको अपडेट कर दीजिए। और आपको ट्रिगर लगाना है ताकि शीट ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट कर दे। सब आते ही शीट पे आपको अपडेट करना है प्रीफिल्ड लिंक एंड देन क्रिएट ट्रिगर। ये सेटिंग्स अपडेट करने के बाद इसके बाद इस शीट पे आपको टास्क असाइन करने हैं जिन लोगों को भी देंगे आप। तो यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट आ गया। अब हो सकता है कि आप डिपार्टमेंट वाइज बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज शीट बना सकते हैं, या आप एक साथ भी बना सकते हैं। हर डिपार्टमेंट का बेसिकली जो टास्क जाएगा, जिसका भी टास्क होगा वो इंडिविजुअल पर्सन को उनके टास्क जाएंगे, तो उससे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आ जाएंगे, कंसर्न पर्सन कौन है तो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा एंड देन उनका टास्क क्या है। तो जैसे आपने बताया ना सर सब टास्क है, तो यहाँ पे छोटे छोटे टास्क हैं, बड़े टास्क है, वो यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। सारे टास्क यहाँ पे अपडेट होंगे। उसके बाद उनको काम करना कब है, अगर रिमार्क्स आपको कुछ देना है, अटैचमेंट देनी है तो यहाँ पे दे सकते हैं। अब बेसिकली उनको वर्क डन करना कब है, तो यहाँ पे अगर मंथली वर्क करना है उनको तो यहाँ पे आप डेट डाल देंगे विद कॉमा। तो एवरी मंथ अपडेट होता रहेगा। डेली करना है, वीकली करना है, ईयरली करना है, तो यहाँ पे आपको डे नेम देना पड़ेगा। जैसे मंडे है तो एम, अगर एवरी ट्यूसडे करना है तो TU, मंडे और थर्सडे करना है तो MTH। तो उस तरीके से यहाँ पे आपको वो अपडेट करना है। और कोई डेट है कि 1 दिन 2 दिन करना है तो यहाँ पे वो भी आप अपडेट कर सकते हैं। शीट क्या करेगी, जिस दिन उनका टास्क पेंडिंग होगा ऑटोमेटिक लिंक जनरेट करती है और उनको मेल और व्हाट्सएप कर देगी कि ये आपका टास्क है जो आपको करना है। और जैसे ही वो अपडेट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट आ जाता है जो जिसको भी टास्क मिला होता है कि उनका टास्क क्या था, डन हुआ या नहीं हुआ, रिमार्क्स क्या है और कोई अटैचमेंट है तो यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद इसी शीट पे आपका वीकली स्कोर जनरेट हो रहा है कि प्लान टास्क इस वीक में कितने थे, उन्होंने कितने डन करे और कितने उनके टास्क पेंडिंग है। सिमिलरली मंथली आ जाता है
और यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा। आपका मंथ वाइज यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा। डिपार्टमेंट वाइज आपको देखना है तो डिपार्टमेंट वाइज आप देख सकते हैं। जैसे अकाउंट्स मैंने डाला तो सिर्फ अकाउंट्स का दिखेगा। एक सेकंड अपडेट हो, ये देखिए सिर्फ अकाउंट्स का आ गया। तो जिस डिपार्टमेंट का देखना है आप डिपार्टमेंट वाइज देख सकते हैं। पर्सन वाइज आपको देखना है तो आप पर्सन वाइज भी देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आपको उनका डैशबोर्ड भी दिख जाएगा, मतलब ग्राफिकल व्यू भी दिख जाएगा जैसे अभी आपको दिख रहा है। पर्सन वाइज देखना है तो आप सिंपल पर्सन वाइज भी देख सकते हैं। और जो आपके टास्क हो चुके हैं इसीलिए यहाँ पे क्या होगा ये देखेंगे आप आर्काइव। तो जो जो टास्क डन हो चुके हैं वो आप यहाँ पे आर्काइव आपका हो जाएगा, ताकि बाद में अगर आपको कभी देखना भी हो तो आप इजीली देख पाएं। प्लीज शेयर द लिंक। मैम आप ना इस पे जाएंगे ना, जो मैंने शीट का लिंक शेयर किया था एडवांस चेकलिस्ट, वहाँ पे आपको इस शीट का भी लिंक मिल जाएगा। जो भी शीट्स है ना वहाँ पे आपको हर शीट का लिंक मिल जाएगा। हाँ यस मैम, पूछिए डाउट। हेलो आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो हेलो जी मैम पूछिए। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि सपोज अगर किसी ने अपना टास्क अपने ड्यू डे पे नहीं कंप्लीट किया है और वो नेक्स्ट डे या 2 दिन या 3 दिन बाद अपडेट कर रहा है, तो डू वी गेट ए सॉर्ट ऑफ नोटिफिकेशन या कहीं पे ये चीज दिखेगी कि इसने लेट अपडेशन किया है? इस शीट पे क्या होगा, जिस दिन वो टास्क अपडेट कर देंगे ना, ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर, ये ग्रीन हो जाता है। अगर नहीं करते तो वो रेड ही रहता है, आपको भी दिखेगा। और जो उनका वीकली स्कोर बनेगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने टास्क डन नहीं करा था। मैम वी आर वर्किंग ऑन इसकी एक और रिपोर्ट अभी जनरेट एक रिपोर्ट और बना रहे हैं और मंथली बेस पे आपको इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उन्होंने कौन से टास्क किए हैं कौन से नहीं। पेंडिंग टास्क के लिए भी रिपोर्ट आती है। आई एम आस्किंग फॉर लेट सबमिशन ऑफ टास्क्स। अगर लेट सबमिट करते हैं तो उस केस में क्या रहेगा? हम उसी वो ही रिपोर्ट बना रहे हैं। ये साइक्लिक शीट है, इस पे टाइम कैलकुलेट नहीं होता है। इसमें जो उनका जो डे का टास्क है वो होता है, डेज में उनके रिकरिंग टास्क। ठीक है जी, थैंक यू। एंड अगर किसी को रिपोर्ट सबमिशन में हम कहते हैं कि अटैचमेंट अपलोड करना है, उसकी ऑप्शन कहाँ है शीट में? मैम वो जब मेल जाता है ना उनके पास, तो उसमें अटैचमेंट का मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्म बना हुआ है ना, जो जब वो अपडेट करते हैं तो फॉर्म में एक ऑप्शन है अटैचमेंट, यहीं से वो अटैच कर सकते हैं। तो जिस टास्क के लिए रिक्वायर्ड हो उसमें हम इसको मैंडेटरी मार्क कर सकते हैं ना? हाँ, आप इस फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। आप उसे मैंडेटरी कर सकते हैं, नॉट रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। राइट, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिए। सर मैं विनोद बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हमें टास्क डेलीगेशन शीट में डेली ईमेल आते हैं पेंडिंग में, वो उसमें क्या नंबर्स रहते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ काउंट्स रहते हैं टास्क के, बट फॉर ईच पर्सन का काउंट कहीं ईमेल में डेली नहीं आ रहा है, तो क्या वो आ सकता है सर? सर समझा नहीं, आप कह रहे हो कि जो डेली जिनको भी टास्क दिया उनके पास डेली मेल नहीं आ रहा है? नहीं, मेल आ रहा है और टास्क के टोटल मतलब 15 टास्क है तो 15 टास्क आ रहे हैं, बट जो टास्क का नंबर्स रहता है ना, वो मास्टर शीट में जो पूरी सबका रहता है वो उसका सीक्वेंस आता है, पर्सन वाइज इंडिविजुअल टोटल काउंट नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, आप कह रहे हो कि जो इंडिविजुअल टास्क है तो उसका भी एक सीक्वेंस नंबर आना चाहिए। नहीं सर, वो क्या है, वो ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट से बन रहा है और वो ना जो शीट है ना, शीट के सीक्वेंस के नंबर के बेसिस पे रन होता है वो। ओके, समझ लिया, ठीक है। ओके। अनुज, एक क्वेश्चन था जो आपने अभी दिखाया था, अप्रूवल वाला, अप्रूवल वर्कफ्लो जो दिखाया था। हाँ जी सर।
उसमें जो URL आपका बनता है, फॉर्मेटेड URL, तो पर्सन ने जो रिक्वेस्ट डाला, सेकंड पर्सन ने जब अप्रूव करा, उसके बाद थर्ड पर्सन के पास जब जाता है अप्रूवल के लिए, तब जो फॉर्म एडिट URL होता है उसमें फर्स्ट पर्सन का जो डेटा होता है वो दिखता नहीं है। सर देखिए, वो डेटा अगर आप, वो जो फॉर्म है ना, वो डिपेंड करता है आपने कैसे रखा हुआ है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो केस था, इसमें हम लोगों ने ना जो फर्स्ट सेक्शन है वो शो किया हुआ है। देखिए, अगर आपने इसको क्या कर दिया, अगर आपने एडिट पे जाके ना इसको सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है, तो क्या करेगा, तो दिखेगा नहीं डेटा, बट आप उसको मेल और जो व्हाट्सएप जा रहा है उस पर दिखा सकते हैं। या फिर आप क्या करिए, उसको सेक्शन जो ब्रेक कर देते हैं ना, जैसे यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसको सेक्शन में डिवाइड कर दिया, तो अब क्या होगा, मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको उसका। ये देखिए, तो न्यू रिक्वेस्ट, नेक्स्ट, अप्रूवल बाय मैनेजर, नेक्स्ट, तो वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ये देखिए, अगर आप चाहते हो वो दिखाई दे, तो आपको ये जो सेक्शन है ना, इसको मर्ज भी दबाव करना पड़ेगा यहाँ से, तो फर्स्ट वाला सेक्शन आपको दिख जाएगा। बाकी जो डिटेल्स है वो आप मेल और व्हाट्सएप पे तो भेज ही रहे हो। ये समझा नहीं, क्या करना पड़ेगा? आपके ना, आपका सेक्शन डिवाइड हो रखा है, ये जो सेक्शन है ना, न्यू रिक्वेस्ट, जब न्यू रिक्वेस्ट करते हैं, तब न्यू रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद सबमिट फॉर्म करते हैं। आप क्या कह रहे हो, सबमिट फॉर्म नहीं? नहीं, जब देखिए सर, उसमें आपका ना इस तरीके से होगा, मैं आपको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। जब आप कह रहे हो ना फर्स्ट सेक्शन नहीं दिखाई देता, वो इसलिए नहीं दिखाई देता बिकॉज आपका जो फॉर्म का सेक्शन है ना, वो डिवाइड हो रखा है। जैसे न्यू रिक्वेस्ट किया और नेक्स्ट किया, तो वो न्यू रिक्वेस्ट दिखेगा। एक मिनट, ये देखिए, न्यू रिक्वेस्ट पे गया, नेक्स्ट किया, तो मेरे पास न्यू रिक्वेस्ट आ गया पूरा। अब जब अप्रूवल मैनेजर दे रहे हैं, तो वो जाएंगे फॉर्म पे, तो यहाँ पे आएंगे 3 ऑप्शन, न्यू रिक्वेस्ट, अप्रूवल मैनेजर, बाय डायरेक्टर। तो बाय मैनेजर मैंने क्लिक करा, तो मेरे को न्यू रिक्वेस्ट नहीं दिखेगा, सीधा मैनेजर वाला दिखेगा। करेक्ट। तो आपको इस केस में क्या करना है, आपको एडिट फॉर्म पे जाना है। अगर आपका इस तरीके से है, तो ये जो सेक्शन बना हुआ है ना, फर्स्ट वाला, आपको 3 डॉट्स पे जाके इसको मर्ज विद अबव कर देना है, ताकि जो फर्स्ट सेक्शन है वो आपको दिखे ही दिखे। न्यू रिक्वेस्ट वाला बेसिकली उसी फॉर्म की सेक्शन में हो जाएगा बेसिकली। हाँ, न्यू रिक्वेस्ट वाला जो है वो उसी सेक्शन में आ जाएगा, फिर अप्रूवल बाय मैनेजर सेकंड सेक्शन हो जाएगा। ओके, और सेकंड पॉइंट ये था मेरा, तो आईसी में जो थर्ड सेक्शन में आता है, जब उसको अप्रूवल बाय मैनेजर का दिखता है, तो उसको अप्रूवल बाय मैनेजर का पासवर्ड भी दिखने लग जाता है। सर, जो थर्ड सेक्शन है डायरेक्टर का है, वो क्या है, प्रीफिल्ड जा रहा है, तो आप उसको क्या करिए, डायरेक्ट, इसीलिए ना मैनेजर का पासवर्ड दिखता है। शीट आपने शीट शेयर की हुई है क्या उनके साथ? शीट नहीं शेयर करी, सिर्फ यूआरएल है ना उनके पास। अच्छा हाँ, तो अगर वो अप्रूवल बाय मैनेजर पे जाएंगे, तब उनको पासवर्ड दिख जाएगा। उस केस में आपको ना पासवर्ड तो रखना ही पड़ेगा, सब उसको हाइड नहीं कर सकते, बिकॉज़ पासवर्ड तो देख ही सकता है डायरेक्टर। तो आपके में तो क्या सीधा डायरेक्टर है, मेरे वर्कफ्लो बड़ा, मेरे तो बीच में 2 लोग और आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई कांट शो ईच अदर्स पासवर्ड। मतलब ये इनके अलग-अलग सेक्शन आपने बनाए हुए ना, उनको ये देखना पड़ेगा कि वो किसी और के सेक्शन पे ना जाए, बट फॉर्म में तो ये हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि पासवर्ड ना दिखे। ये एडिट फॉर्म है ना, तो उसका यूआरएल जो बन रहा है, उसमें जो भी एडिट किया हुआ वो दिख सकता है। वही तो
Anuj, you can take the query separately with Ankit ji. हाँ ये Query कैसे है? हम्म। और किसी को कोई क्वेरी विजिटर फॉर्म आप लोगों की किसी की क्वेरी है और मैम ये ना हम अलग से देख लेंगे विजिटर फॉर्म वाली ना। वर्मा ज्वेलर्स के डीएमई का क्वेश्चन है अनुज। इन डेलीगेशन शीट डेलीगेटी गेटिंग मेल फ्रॉम who is mail from who is the owner of the sheet, not the delegated email ID. एक बार सर आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन बता सकते हैं एक्चुअली में क्या एरर आ रहा है आपको? हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डेलीगेशन शीट है उससे क्या, और जब मेल आ रही है तो सबको मेल ओनर की आईडी से आ रही है, मेल आईडी से। जो डेलीगेटर है, जो डेलीगेट कर रहा है उनको काम, उनकी मेल आईडी से नहीं आ रहा है। सर ये मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसके आईडी से ट्रिगर होता है ना मेल, हाँ जी, हाँ जी। उन्हीं की आईडी से जाती है। अच्छा, मतलब डेलीगेटर की आईडी से जाएगी नहीं? नहीं, जो जिसकी आईडी से ट्रिगर है उनकी आईडी से। अगर ट्रिगर आपकी आईडी से तो आपकी आईडी से सबको जाएगी। अगर सर की आईडी से है, मैम की आईडी से, तो उनकी आईडी से। जिसकी भी आईडी से ट्रिगर होता है उसी की आईडी से मिल जाती है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी पूनम। हाँ सिद्धार्थ जी, मेरी क्वेरी भी सेम थी क्योंकि मैंने लीव एप्लीकेशन फॉर्म बनाया, तो मेरा लीव एप्लीकेशन फॉर्म अगर अशोक सर की आईडी से ट्रिगर लगा हुआ है तो अशोक सर की आईडी से ही वो पोक आ रहा है, मतलब सब मेल्स आ रही हैं। इससे हमने स्टार्टिंग में भी बताया था मैम कि हम सारा डेटा एक एडमिन आईडी में रखते हैं और वो वहीं से सर्कुलेट होता है। अब जैसे परचेज वाली भी मैंने रोल आउट कर दी है, तो परचेज वाली अब आनी तो परचेज डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, परचेज डिपार्टमेंट, लेकिन तो उसकी आप आईडी उस शीट करोगे तो वो डीएम शीट में नहीं, आप उस शीट में क्या कर सकते हैं, जिनकी परचेज की ईमेल आईडी है ना उससे ट्रिगर कर सकते हैं। तो क्या वो हो जाएगा? उसके लिए आपसे हाँ जी वो बोलना पड़ेगा। हाँ जी, आप टिकट रेस कर दीजिए, टीम आपको हेल्प करेगी। हेलो। हाँ हाँ विनोद। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है, अभी सर ने जो मुझे मतलब रिप्लाई दिया कि वो मल्टीपल टास्क में हम कॉमा डाल के दूसरे आईडी डाल सकते हैं टास्क डेलीगेशन शीट में, बट वहाँ तो सर ड्रॉप डाउन से ईमेल्स आते हैं, तो वो उसमें कैसे मतलब मल्टीपल हम सिलेक्ट करेंगे सर? सर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है ना मेल आईडी। हाँ हाँ। अब आपको इसी के अंदर ना जो टास्क है इसी के अंदर आपको मल्टीपल इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। नहीं, ये तो सीट तो रहेगी एडमिन के पास। हम जब फॉर्म किसी के पास है और फॉर्म से एंट्री करेंगे तब तो वहाँ ड्रॉप डाउन से ही आते हैं ना सर डेलीगेटी का नाम। तो उसके लिए मैं उसी के लिए बता रहा हूँ, जैसे आपको पता है कि कुछ टास्क 2 लोगों को होता है, 3 लोगों को होता है, तो आप उनका ना इस तरीके से डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाला महेश कॉमा अनुज मिलाएंगे और यहाँ से मैंने फॉर्म अपडेट कर दिया। तो अब क्या होगा, जब मैं फॉर्म पे जाऊंगा ना फिर दोनों मेल आईडी में से लिखेंगे। ओके, तो वो ड्रॉप डाउन में 2 ईमेल आईडी दिखेंगे, ऐसा बोल रहे हो? जी बिल्कुल। करेक्ट सर, करेक्ट। ओके ओके, समझ गया, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, अमिताभ दिस साइड। जी सर। इसमें जैसे जो डेलीगेशन फॉर्म शीट है इसमें मैंने मेल आईडी असाइनी एंड डेलीगेटर्स दोनों का अपडेट किया हुआ है, बट समटाइम्स द यूजर्स के पास जो है ना दे आर अनेबल टू डू द डेलीगेशंस फ्रॉम दिस फॉर्म, और मेल भी नहीं आती हैं, और थ्रू दैट मेल आल्सो नॉट गेटिंग ट्रिगर। हाउ टू रिजॉल्व दिस? सर एक बार ये आप ना दिखा देना, मैं और आपको रिमोट पे लेके चेक कर लूंगा। ओके ओके। You can share your number with us and Anuj will contact you. Sure, sure. Anybody has any other query? I guess सबका DBMS अब बनने वाला है, अच्छी बात है। रोहित जी आपकी कोई क्वेरी है? एक और क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी हाँ जी।
मेरी एक ऑर्डर फाइल है, ऑर्डर एक्सेल फाइल है मेरी. I want to send that order Excel file to all my customers so that they can order it from that file. मतलब because we have so many SKUs, हम आपका शॉपिंग कार्ट नहीं यूज कर पा रहे थे. तो आपने बताया था कि वो ऑटो क्रेड जो है आपका सिस्टम, उससे आप सेंड कर सकते हो सारे कस्टमर्स को. लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया उसमें वो एडिट कैसे करेंगे उस एक्सेल फाइल को. ये आपकी क्वेरी है अनुज, एक बार साइड में आपसे लेके करेगा, समझेगा सर. अच्छा. क्योंकि हमें पहले आपका प्रोसेस समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने जैसे शेयर किया था कि आप शॉपिंग कार्ट नहीं यूज कर सकते, तो हमें समझना है कि वो क्यों नहीं हो सकता फर्स्ट. सेकंड, हमें एसओपी समझना पड़ेगा कि आप उसे कैसे करना चाह रहे हैं. ओके. क्योंकि टूल्स बहुत सारे हैं, कौन सा टूल एप्लीकेबल होगा उस टाइम पे आपको रिकमेंड करता है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अच्छा, एक और क्वेश्चन था इसी से, थोड़ा अलग था क्वेश्चन. हाँ जी, पूछिए सर. सॉरी, एक सेकंड में भूल गया. I want to save, मतलब हम फॉर्म भर के we want to upload the data in the Google Drive, but वो फोल्डर्स जो हैं वो हम डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन से फोल्डर में कौन सी फाइल अपलोड हुए. ऐसा कुछ हो सकता है? सर देखिए, जो भी फोल्डर्स आप बना रहे हो ना, जिसके अंदर भी अटैचमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने क्वेश्चन ऐड करता हूँ, तो मैंने इसको अटैचमेंट दिया, कंटिन्यू. मैं चाहता हूँ शिपिंग कंपनी में DHL का अलग कोई अपलोड, FedEx का अलग से अपलोड होए, BlueDart का अलग से अपलोड होए, whichever we select. जैसे DHL सेलेक्ट करा तो DHL का फोल्डर में जाए, FedEx सेलेक्ट करा तो FedEx के फोल्डर में जाए, BlueDart सेलेक्ट करा तो BlueDart के फोल्डर में जाए. नहीं सर, इसके लिए फिर या तो आपको अलग अलग ऑप्शन ही देने पड़ेंगे. ऐसे जैसे मैंने टेस्ट लिखा है ना, तो आपने यहाँ पे लिखा DHL अटैचमेंट, इस तरीके से, और ये आ रहा है ना व्यू फोल्डर, ऑटोमेटिक फोल्डर बन जाता है. और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो भी DHL का होगा तो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा आपका. ऑटोमेट नहीं करना है, नहीं, वो प्री जो मतलब आप ये सेलेक्ट करके उसके बेसिस पे यहाँ से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो फाइल होती है ना उसका लिंक आता है, और लिंक पे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो किसका है. लिंक हम चेंज नहीं कर सकते, जो व्यू फोल्डर वाला लिंक है उसको नहीं चेंज कर सकते. नहीं सर, लिंक बेसिकली क्या है, जो अटैचमेंट आप अटैच कर रहे हो ना, उसका लिंक आता है अटैचमेंट का, तो वो हम डिफाइन नहीं कर सकते वो किस में जाना है. ये जो फोल्डर बना है इसके बेसिस पे आपको क्या होगा, फोल्डर पे ले जाएगा और यहाँ पे आपका डेटा दिखा देगा, बट आप वहाँ से डिफाइन नहीं कर सकते कि DHL है, FedEx है, क्या है. तो उसके लिए या तो आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा कि DHL का है तो इसमें अटैच करो, FedEx का है तो इसमें करो, उसके बेसिस पे. Any other doubts with anyone, please? Anuj, Amitabh this side. एक बार can you show me the how we can, like I asked the question ना, जैसे कि multiple vendors का vendor registration के लिए हम हो रहे हैं, so how we can keep the file and all separately.
अपने hyperlink करके you can show that, but can you show me once again? हाँ चलिए, मैं वहीं जा रहा हूँ। सर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपका जो भी फॉर्म फिल हो रहा है ना, उसमें वेंडर का नाम आप डाल ही रहे हो। हाँ हाँ। तो उस वेंडर के नाम के अगेंस्ट आप ना हाइपरलिंक कर लो उसको, मतलब एरे फॉर्मूला यूज कर लेना। जैसे मैंने किया हाइपरलिंक, जो भी लिंक है, जो भी अटैचमेंट का लिंक आ रहा है वो विद वेंडर नेम। फॉर एग्जांपल वेंडर नेम अभी मैं रिस्पांसिबल पर्सन को लेगा। ओके ओके ओके, इस तरीके से। तो अब जैसे यहाँ पे अनुजना करके मैं महेश कर देता हूँ, अलग वेंडर है, तो यहाँ पे देखिए वो उनके नाम से आ जाएगा। तो आपको वो पता लग जाएगा कि लिंक किसका है और डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हो। ओके ओके ओके, थैंक यू। Any other questions from anyone? So we will be concluding this session now. अगर आपको कोई डाउट्स है, आई एम पुटिंग डाउन माय नंबर, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सब लोग डेटाबेस जरूर बना लीजिएगा। DBMS करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप आगे फर्दर अपकमिंग ऑटोमेशन नहीं कर पाए। आपको होपफुली आपको अच्छा लगा आज का सेशन, हम लोगों ने पहली बार कंडक्ट किया है। लिंक वैलिड टाइम इन प्रोसेस। कैलाश सर एक बारी मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। Danshu ji, you can share us your number and we'll reach you out for this. I'm sharing my email ID as well. अगर आपको नेक्स्ट कोई और टॉपिक पे आपको कुछ करना तो आप कैन शेयर योर आइडियाज, विल कम बैक विद दैट कंटेंट एंड सेशन फॉर जो कि आपको इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर सके। अदुल सर, आपकी कोई क्वेरी है? सिद्धार्थ जी, एक क्वेरी है मेरी। हाँ जी सर, बताइए। जो ये मास्टर लिस्ट टेम्पलेट है, इसमें मैं जैसे सेकंड रो में, थर्ड रो में कॉपी कर रहा हूँ ना, या इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ उसको, तो जो सीरियल नंबर का जो एरी फॉर्मूला है वो एरर दिखा रहा है A2 में। जैसे अभी क्या है, सीरियल नंबर 1 आ रहा है खाली S1 में, और मैंने उसमें एक अपना विजिटर फॉर्म का वो डिटेल भर दिया और अपडेट भी हो रहा है। अब सेकंड नंबर पे मैंने दूसरा डाला, सपोज लीव एप्लीकेशन फॉर्म डाला और उसको मैंने आगे किया, तो वो सीरियल नंबर में अगर मैं 2 लिखता हूँ फिर नीचे 3 लिखता हूँ मैनुअली, तो वो उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो एरर आ जाता है। नहीं सर, आपको इसमें मैनुअली नहीं लिखना, बेसिकली ये भी ग्रे कलर कॉलम ही है। हाँ, ये ऑटोमेटिक ही आएगा। तो अपने आप नहीं आ रहा ना अगर मैं भर रहा हूँ इसमें,
सबसे पहले मुझे कौन सा कॉलम फिल करना है, आप ये बता दीजिए। मैं बता देता हूँ सर। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना, ये आपको डॉक्यूमेंट नेम और लिंक्स वगैरह लगाने के बाद ना, डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपको सीवाईटी बॉक्स पे जाके ना अपडेट डिटेल करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने ये किया, अब देखिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा है। अब जैसे ही मैं इसको अपडेट डिटेल करूंगा ना तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने शीट लिंक जो है इसमें पेस्ट किया अपना जो भी फॉर्म है उसका जो यूआरएल है पहले पे। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मैं जो लिंक है उसको पेस्ट करूं यहाँ पर, उसके बाद मैं बाकी चीजें भरूं। हाँ सर। ओके ओके ये ठीक है, ऑटोमेटिक आएगा, ये ऑटोमेटिक आएगा। ओके थैंक यू। अनुज एक बार रिपीट कर दो। मुकेश सर पूछ रहे हैं, रिपीट कर। हाँ हो गया है वैसे। पहले हम शीट डालते हैं तो इज वर्किंग नाउ। ओके सर, थैंक यू। अनुज एक बार रिपीट कर दो। हाँ सर, देखिए इसमें क्या करना है आपको, जो भी आपका शीट लिंक है, अपडेट फ्रीक्वेंसी, रिस्पॉन्सिबल पर्सन और यहाँ पे डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है, और आपको डॉक्यूमेंट का कोड देना है। क्योंकि हो सकता है एक ही शीट आपने 4 बार यूज करी हुई है, तो आपको उसको डिफाइन करना है कि उसका कोड क्या, ताकि आप जब बाद में देखें तो आपको आइडिया लगे कि जैसे फॉर एग्जांपल डेलीगेशन है del 1, del 2, del 3, इस तरीके से आपने कोड दे दिया। और इसके बाद आपको ना अपडेट डिटेल्स करनी है आपको, और कुछ नहीं करना है। जो भी ग्रे कॉलम्स हैं इनको आपको नहीं छेड़ना है। जो भी आपके ऑरेंज कलर कॉलम चाहिए, जो ये वाले कॉलम्स है जैसे डी ई एफ, इनको ही अपडेट करना है। और उसके बाद सीवाईटी बॉक्स पे जाके अपडेट डिटेल्स, तो शीट क्या करेगी, बाकी के सारे कॉलम्स ऑटो अपडेट कर देगी। किसी की क्वेरी थी कि वो टाइमलाइन पता चल जाए शीट की, वो आप गूगल ड्राइव डैशबोर्ड से यूज कर सकते हैं। Any other query? Okay, then have a good evening. We will be concluding this session. Okay, Akshay has a query. Yes, Akshay. Okay, Siddharth ji, thank you, thanks a lot. We'll meet again. Sure, sir. Welcome, sir. Thank you, bye.